गुड इवनिंग बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया। तो बहुत सारे बच्चे लाइव हो चुके हैं आज पहली क्लास में। इस बैच की पहली क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। दिल से आप सबका वेलकम है इस बैच में। और होप कि आप सब बहुत शानदार तरीके से होंगे। बहुत वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। नमस्कार बच्चों। इससे पहले एक क्लास आप लोगों की अनाउंस हुई थी, हिस्ट्री की क्लास थी, शेड्यूल थी। वो किसी बहुत ही सीवियर टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, कुछ तकनीकी खामियों की वजह से, तकनीकी दिक्कतों की वजह से, जिसमें जो ऑनलाइन क्लासेस में अक्सर जो है वो कभी कभी हो जाती हैं ऐसी तकनीकी दिक्कतें, उसकी वजह से आपकी वो क्लास नहीं हो पाई। कल से वो क्लास जिस टाइम पर आपको बताई गई है, जिस टाइम पर वो शेड्यूल है, उस टाइम पर ही होगी। और होप कि किसी तरीके की टेक्निकल दिक्कतें नहीं होंगी, क्योंकि वो सब चीजें दूर की जा चुकी हैं। तो आज वो जो क्लास नहीं हो पाई थी वो कल से स्टार्ट होगी, जो मुझसे पहले शेड्यूल थी। बाकी मेरी क्लास इसके बाद शेड्यूल थी, वो होप कि ये आशा हम करते हैं कि वो बहुत ही अच्छी तरीके से होगी और आप इस क्लास को बहुत बेहतरीन तरीके से एंजॉय करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, ये आज की क्लास में मैं आप लोगों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्टार्ट करूंगा। और ये जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, इसमें सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2025 में जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इसमें जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसका सिलेबस क्या है, यानी कि आखिर आपसे क्या पूछा जाएगा, यूपीएससी आपसे क्या पूछना चाहती है। ठीक है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। और ये इसलिए भी पता होना चाहिए क्योंकि आप अगले कुछ दिनों के अंदर मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं और आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये बात आपको आइडिया होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मैं यूपीएससी की परीक्षा में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं मानता हूं कि आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। यानी यूपीएससी किस सेक्शन से, कहां से, कैसे क्वेश्चन पूछना चाहती है, ठीक है, यह बात आपको पता होनी चाहिए। और आपका टीचर उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहा है, इस बात का भी आपको अंदाजा होना चाहिए। तभी आप सही चीजें पढ़ पाएंगे और सही तरीके से पढ़ पाएंगे और फाइनली आप अपना सिलेक्शन ले पाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें, और ये टीचर की भी जिम्मेदारी है कि वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाए, जिससे कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। यूपीएससी का एग्जाम मेरे बच्चों हमेशा याद रखिएगा, एक ऐसा एग्जाम है जहां पर पढ़ने के लिए पूरा समंदर भरा पड़ा है। मतलब आप एक ही टॉपिक के 50 बुक पढ़ सकते हैं, 25 बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन यहां पर सिलेक्शन ज्यादा पढ़ने से नहीं बल्कि सही पढ़ने से होता है। यह बात आप याद रखिएगा, और यह बात हमेशा आपको याद रहेगी कि यहां पर ज्यादा पढ़ने से नहीं बल्कि सही चीज पढ़ने से सिलेक्शन होता है। क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड समय है, एक बिल्कुल मतलब लिमिटेड समय है, एक बिल्कुल आपके पास रिस्ट्रिक्टेड ये है कि भैया इतने समय में आपको सिलेक्शन लेना है। तो फाइनली आपको उस पर्टिकुलर समय में, एक लिमिटेड समय में आपको सही चीजें जब आप पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ेंगे, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। बाकी आप जो है पढ़ने की आपकी इच्छा है, कुछ भी पढ़िए, लेकिन पहले सिलेक्शन ले लीजिए एक बार। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जो भी आप बनना चाहते हैं, जो भी
सिविल सेवा में जो भी पद चाहते हैं वो आपको एक बार मिल जाए, और उसके बाद जो है आप कितनी भी पढ़ाई कीजिए, पूरा जीवन भर पढ़ाई कीजिए, पढ़ना सबसे अच्छी चीज होती है, उसका फायदा उठाइए। लेकिन पहले सिलेक्शन के लिए मैंने आपको क्या बताया, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, यानी कि जो आपका पाठ्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है बच्चों, और दूसरी चीज सही चीजें पढ़नी है। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है लेकिन सही चीजें पढ़नी है। तो इस चीज को हमेशा आप लोग याद रखिएगा, इस चीज को हमेशा दिमाग, कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, कैसा भी पढ़िए, लेकिन इस चीज का हमेशा आप ध्यान रखेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है और सही सोर्सेस से सही चीजें पढ़ना है। ठीक है, ज्यादा चीजें पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, सही चीजें पढ़ने से सिलेक्शन होगा। और सही चीजें पता कैसे चलेंगी, हमारे पाठ्यक्रम से। तो सीधी सी बात है कि अगर हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करते हैं मेरे बच्चों, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अगर बात करें तो हमारा जो प्रारंभिक परीक्षा है, उस प्रारंभिक परीक्षा में एग्जैक्टली कुछ ज्यादा आपको नहीं लिखा हुआ है, बस आपसे पूछा गया है, आपसे कहा गया है कि हम जो प्रारंभिक परीक्षा होगी, यानी जो प्रीलिम्स हमारा एग्जाम होगा, उसमें सिर्फ हम आपसे सामान्य विज्ञान पूछेंगे। लेकिन सामान्य विज्ञान जैसा ये कुछ नहीं पूछते हैं, ये आपसे वही तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी के बारे में पूछते हैं। ठीक है, तकनीकों के बारे में, जो नई नई तकनीकें होती हैं उनके बारे में पूछते हैं। ठीक है, उनका जो आधारभूत जो आपका बेस होता है, ठीक है, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, आधारभूत जो उसकी जिस पर वो तकनीक आधारित होती है, उस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लस आपसे करंट अफेयर, यानी कि जो आपकी समसामयिक घटनाएं होती हैं, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हो रही होती हैं, उनके बारे में आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई पर्टिकुलर सिलेबस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपका नहीं है, ना उन्होंने बिल्कुल इसको डिटेल में बताया है कि हम आपसे क्या पूछेंगे। लेकिन जो पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद पता यह चलता है कि आपसे जो विभिन्न प्रकार की समसामयिकी जो हमारे आसपास या पिछले साल, 2 साल, 3 साल, 4 सालों में जो तकनीक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट हुआ है, जो विकास हुआ है, तो उसी के बारे में, उसी के आगे पीछे, उसी की आधारभूत जो चीजें होती हैं, उन्हीं से सवाल पूछे जाते हैं, उन्हीं से जुड़ा हुआ करंट अफेयर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। किसमें? प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, यानी प्रारंभिक परीक्षा में। और जो मेंस परीक्षा होती है मेरे बच्चों, मुख्य परीक्षा जो होती है, उसमें पेपर 4 में, सामान्य अध्ययन के तीसरे पेपर में आपसे जो है वो सवाल पूछे जाते हैं। किसके बारे में? आपके विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। पेपर 4 सामान्य अध्ययन का तीसरा भाग, यानी जीएस पेपर 3 में आपसे पूछा जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी। और वहां पर यूपीएससी ने बिल्कुल सेट सिलेबस आपको बता दिया है कि हम आपसे क्या पूछेंगे, कैसे पूछेंगे, और उसी सिलेबस पर आधारित हम लोग यहां पर पढ़ाई भी करेंगे। क्योंकि हमें इधर उधर नहीं जाना, हमें सही चीजें पढ़नी है, शानदार तरीके से पढ़नी है, जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो याद रखिएगा, मुख्य परीक्षा के सिलेबस में सबसे पहले इन्होंने दिया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव। यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो विकास हो रहा है इस वक्त पूरी दुनिया में, खासकर कि इंडिया में, ठीक है, तो पूरी दुनिया में जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ विकास हो रहा है, उसका जो एप्लीकेशन, अनुप्रयोग का मतलब होता है एप्लीकेशन, कहां पर उसे अप्लाई किया जा रहा है। यानी कि मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में आप समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे, ठीक है, जान रहे होंगे। तो इस कृत्रिम बुद्धिमत्ता को कहां पर यूज किया जा रहा है? आजकल हमारे फोन में यूज किया जा रहा है, हमारे घरों में यूज किया जा रहा है। तो कहां पर यूज किया जा रहा है, और कहां पर यूज किया जा रहा है, और कैसे यूज किया जा रहा है, तो इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो विज्ञान, तो मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है बच्चों, उसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के बारे में, उनके एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग के बारे में, और रोजमर्रा के जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस पर सवाल बनेंगे। ठीक है, तो हम इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, यानी अगर भारतीयों ने कोई उपलब्धियां हासिल करी हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, तो क्या उपलब्धियां हैं, ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत की क्या उपलब्धि है, भारतीय वैज्ञानिकों की क्या उपलब्धि है, उसके बारे में हमें पढ़ना होगा। ठीक है, इसके अलावा देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास, यानी कि भारत में जो विज्ञान प्रौद्योगिकी है उसका देशी रूप क्या है, यानी विज्ञान प्रौद्योगिकी में भारत में कौन सी प्रौद्योगिकी, कौन सी तकनीक जो है वो डेवलप की जा रही हैं, कौन सी तकनीकें जो है वो डेवलप हो रही हैं, उसके बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा। साथ ही
साथ भारत उनसे जुड़े हुए भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में आपसे सवाल जुड़ा जाएगा। यानी भारत की जो देसी तकनीक है उसके बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा, प्लस उससे जुड़े हुए जो वैज्ञानिक, मुख्य वैज्ञानिक हैं, उनसे भी जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, यह मुख्य परीक्षा का सिलेबस है। इसके अलावा कुछ टॉपिक इन्होंने दे रखे हैं कि आपको उन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नोट करते जाइएगा मेरे बच्चों, आपको अगर सिलेबस नहीं पता होगा तो कुछ भी पता नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो सिलेबस को याद रखिएगा। आपसे आईटी के बारे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, यानी ये टेक्नोलॉजी जो सूचना प्रौद्योगिकी है, इसके बारे में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा अंतरिक्ष के बारे में आपसे सवाल पूछे जाएंगे, यानी स्पेस टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जाए तो उस स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, पूछे जाएंगे। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। फिर उसके बाद तो उसके बारे में सवाल पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर के बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर का मतलब ये नहीं होता है कि आपसे कंप्यूटर के बारे में आपसे सवाल ये नहीं पूछा जाएगा। हाँ, अगर कंप्यूटर के बारे में आपसे यह सवाल नहीं पूछा जाएगा कि कंप्यूटर क्या होता है, कैसे होता है, बल्कि कंप्यूटर जो आजकल सुपर कंप्यूटर या फिर आप लोगों को उसके बारे में, कंप्यूटर के बारे में आजकल जो है क्वांटम कंप्यूटर, इन सब के बारे में और उनका कहां पे उपयोग होता है, इसके बारे में सवाल पूछा जाएगा। इसके अलावा रोबोटिक्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा, रोबोट आजकल नए नए बन रहे हैं, उनके बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा। नैनो टेक्नोलॉजी यानी नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सवाल पूछे जाएंगे। बायोटेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट आज पूरी दुनिया में, देश में हो रही है, उसके बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा। और इसके बाद आपसे सवाल पूछा जाएगा बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित, यानी ये जो आविष्कार हो रहे हैं, ये आविष्कार जो कर रहे हैं, जो वैज्ञानिक कर रहे हैं या जो वैज्ञानिक संस्थाएं कर रही हैं, उनके हितों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, कैसे उनके हित सुरक्षित रहें, उनकी कोई कॉपी ना कर पाए, उनकी कोई नकल ना कर पाए, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता, यानी क्या किया जा रहा है कि जो लोग, वैज्ञानिक लोग जो आविष्कार करें तो उनकी आविष्कारों की कोई चोरी ना कर पाए, उनका सदुपयोग हो सके, तो वो कैसे सुरक्षित किए जा रहे हैं, उनके आविष्कारों को कैसे सुरक्षित किया जा रहा है, उनकी बौद्धिक संपदा को कैसे सुरक्षित किया जा रहा है, तो उनके बारे में भी हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है। सबसे जरूरी चीज ये है, ठीक है, सबसे जरूरी चीज ये है। और अगर ये चीज आपको पता है तो आपको अब आइडिया हो गया होगा, आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि आखिर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, किस तरीके से पढ़ने जा रहे हैं और किस लेवल पर पढ़ने जा रहे हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ और टेक्नोलॉजी है जो आपको मैं पढ़ाऊंगा, यानी ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही। आईटी पढ़ाऊंगा, अंतरिक्ष पढ़ाऊंगा, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बहुत, ये सब तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ही। लेकिन इसके अलावा मैं आप लोगों को जो इस आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, लेकिन उनसे भी सवाल पूछे जाते हैं, सिलेबस में नहीं दिया है लेकिन उनसे भी सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि आपका जो नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है, नाभिकीय जो ऊर्जा होती है, न्यूक्लियर एनर्जी जिसे हम लोग बोलते हैं, तो न्यूक्लियर एनर्जी यानी नाभिकीय ऊर्जा से भी जुड़े हुए आपसे सवाल पूछे जाते हैं, तो उनसे भी मैं आपको अवगत कराऊंगा, उनसे भी बताऊंगा। इसके अलावा यानी न्यूक्लियर एनर्जी के बाद एक टॉपिक आता है जो आपके सिलेबस में नहीं लेकिन उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो होता है डिफेंस टेक्नोलॉजी, यानी कि आपकी रक्षा प्रौद्योगिकी। रक्षा प्रौद्योगिकी में कौन सी मिसाइल्स हैं, कौन से जो है रॉकेट लॉन्चर्स हैं, कौन से जो है हेलीकॉप्टर यूज हो रहे हैं, कौन से जो है वो फाइटर जेट्स यूज हो रहे हैं भारत देश में, तो इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो डिफेंस टेक्नोलॉजी यानी कि रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में भी मैं आपसे आपको बढ़ाऊंगा, आपको डिटेल में उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। इसके अलावा स्वास्थ्य से जुड़े हुए कुछ मुद्दे होंगे जो कि जरूरी होंगे, जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी होंगे, उन पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों बात समझिए, हम लोग पूरा कंप्रेहेंसिव तरीके से यानी पूरी डिटेल तरीके से, ठीक है, पूरी डिटेल तरीके से अपने सिलेबस को पढ़ेंगे जो यूपीएससी ने दिया हुआ है। इसके अलावा हम कुछ और
को भी पढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे, जो कि हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन उससे जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पूरी तरीके से आगे आने वाली जो क्लासेस हैं उनमें एक एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, नोट्स दिए जाएंगे और हर चीज को डिटेल में, अगर आपको कुछ नहीं पता है, ए से आप शुरुआत कर रहे हैं तो ए से लेकर जेड तक मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा और बहुत ज्यादा मजा आपको आने वाला है, आप इंजॉय करने वाले हैं। और साथ ही साथ अपना जो, अगर मेरे साथ आप मेहनत कर पाए, खूब अच्छी से अपने आप लगन से मेहनत कर पाए, तो आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ सिलेबस था, प्लस एक्स्ट्रा जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो सारी चीजें एक बार सिलेबस आप जरूर नोट कर लें, जिससे आपको पता हो हम लोग क्या फ्यूचर में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो 2 मिनट का आपको वक्त देता हूं, जल्दी से सिलेबस को उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, देखो बच्चों, एक चीज समझने की कोशिश करना। ठीक है, आपसे टेक्नोलॉजी के बारे में वो डिटेल में पूछेंगे, बाकी फोकस उनका जो होगा वो हमेशा किस पर होगा, इंडियन टेक्नोलॉजी पर। ठीक है, तो ज्यादातर क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे, टेक्नोलॉजी होगी, लेकिन टेक्नोलॉजी का बेसिक सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली इंडियन टेक्नोलॉजी पर ज्यादा फोकस होगा, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, या उनके बाद डिटेल में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। स्लो बोलने का मतलब क्या है, मतलब कि आवाज धीमे करूं या जो है वो स्पीड धीमे करूं, और थोड़ा सा स्पीड तो आप भी बढ़ाइए ना सर, तभी तो मजा आएगा। हम्म, स्लो आवाज की स्पीड की बात कर रहे हैं अंजलि तिवारी। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, अरे स्पीड बढ़ाओ भाई, पूजा कैसे चलेगा, बहुत फास्ट दुनिया है, और अब तो टेक्नोलॉजी पढ़ने जा रहे हो बच्चे। ठीक है, टेक्नोलॉजी पढ़ने जा रहे हो, तो अब तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। चलो, अब हाँ चलो नोट कर लो, मैं साइड हो जा रहा हूं। चलो, तो होप कि आप लोगों ने बच्चों नोट कर लिया होगा। ठीक है, किसको किसको सेटिस्फाई करें, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं नहीं सर स्पीड ऐसी ही होनी चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं स्पीड बढ़ा दो, कुछ लोग कह रहे हैं स्पीड कम कर दो, किसको किसको सेटिस्फाई किया जाए बताओ। बहुत बढ़िया, थैंक यू नंदनी, थैंक यू, आप सुबह से वेट कर रही हैं। ओके, चलो बच्चों, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नोट कर लिया सब कुछ। ठीक है, चलें आगे बढ़ जाएं। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे किससे, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से। सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, वैसे तो इंटरेस्टिंग पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, लेकिन मेरे बच्चों साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, ठीक है, जो इस वक्त काफी चर्चा में चल रहा है, बेहतरीन तरीके से चल रहा है, मेरे बच्चे ऋषिकेश 3 बार बता चुका, एनी का मतलब न्यूक्लियर एनर्जी यानी कि नाभिकीय ऊर्जा, और डीटी का मतलब डिफेंस टेक्नोलॉजी यानी रक्षा प्रौद्योगिकी। नोट कर लीजिए, एनी का मतलब न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा बताया जा चुका है, और डीटी का मतलब होता है डिफेंस टेक्नोलॉजी, जो मैंने ऐसे ही शॉर्ट में लिख दिया था, उसे नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब देखिए मेरे बच्चों, हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे मेरे बच्चों, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से। ठीक है, यानी स्पेस टेक्नोलॉजी जिसे बोलते हैं, उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्टिंग भी है और साथ ही साथ सब बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे आते भी हैं, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो, चाहे वो मुख्य परीक्षा हो, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो या मेंस एग्जामिनेशन हो। ठीक है, तो इन सब से, ठीक है, इन सब में आपसे सवाल इनसे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी कि स्पेस टेक्नोलॉजी से पूछे जाते हैं। अब
ठीक है, अब हम लोग जब स्टार्ट करेंगे मेरे बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि भाई जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, ठीक है, यानी कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है, ये जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है मेरे बच्चों, ये भारत में कब इसकी शुरुआत हुई, कब से इसकी शुरुआत हुई, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की शुरुआत भारत में कब हुई, तो ये तो आप लोगों को पता है। ठीक है, अब यहां पर बात यह होती है मेरे बच्चों, बहुत अच्छे से पढ़िए, तेज धीमा, मैं बहुत आराम से रिलैक्स होकर, मैंने बताया ABCD से लेकर आपको Z तक पढ़ाऊंगा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। थोड़ी देर मैं भी अपनी स्पीड और अपनी आवाज और सब कुछ आपके हिसाब से मैनेज कर लूंगा, कुछ समय में आप भी मेरे हिसाब से ढल जाएंगे, हम दोनों लोग खूब अच्छे से हमारा आपका साथ निभेगा, परेशान मत होइएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो परेशान मत होइए, अब कमेंट वो करना बंद करके अब थोड़ा सा देखिए, पढ़ाई हम लोग शुरू करते हैं ना, पढ़ाई, क्योंकि वो करना बहुत जरूरी है। ठीक है, वही इंपॉर्टेंट है, तो इधर देखने की, अब बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। ठीक है, अब कोई इस पर कमेंट नहीं करेगा, अब सीधे इस पर बात करेंगे। ठीक है हम लोग, चलिए, तो मैंने आपको बताया था कि साइंस स्पेस टेक्नोलॉजी यानी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की अगर बात की जाए, तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में जो हम लोगों ने डेवलपमेंट यानी विकास किया, तो यह विकास असल में 1947 यानी जब हम हमारे देश पर, आपको पता है अंग्रेजों का राज था, जब अंग्रेजों ने 1947 में भारत को छोड़ा, तो उसके बाद से ही हमने सपना देखा था कि हम जो है वो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में बहुत उन्नत बनेंगे, यानी अच्छा काम करेंगे, बहुत बेहतर काम करेंगे। लेकिन अगर ऑफिशियली बात की जाए मेरे बच्चों, तो 1962 में सबसे पहले अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित एक संस्था को बनाया गया, जिसका नाम था इनको स्पार। क्या नाम था बच्चों? इनको स्पार। तो इनको स्पार जो संस्था थी, ठीक है, वो संस्था बनी कब बच्चों? वो बनी आपकी 1962 के अंदर, 1962 के अंदर बनी। ठीक है, 1962 के अंदर बनी। और उसके बाद जो है, और इनको स्पार की अगर बात की जाए मेरे बच्चों, तो इसका जो फुल फॉर्म था, ठीक है, वो फुल फॉर्म क्या था? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति से कहा गया। क्या कहा गया? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कहा गया। देखिए बच्चों, ये सब कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बेसिक है, बहुत ही बेसिक हिस्ट्री मैं थोड़ा बता रहा हूं, और हिस्ट्री में आपको कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए। तो मैं इस वक्त किसकी हिस्ट्री बता रहा हूं? भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की हिस्ट्री बता रहा हूं। और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की हिस्ट्री की अगर बात की जाए, तो भारत में 1962 में एक संस्था बनाई गई, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को समर्पित थी, और इसका नाम था इनको स्पार, जिसका हिंदी में ट्रांसलेशन होता है भारतीय, या हिंदी में जो इसका विस्तृत रूप है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। इसका निर्माण कब हुआ बच्चों? 1962 में। ठीक है, यह पहली संस्था थी जो भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को डेडिकेटेड थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने और डेवलपमेंट किया, और फिर फाइनली 15 अगस्त 1969 को, 15 अगस्त 1969 को, 15 अगस्त 1969 को हमने इसरो नामक संस्था की स्थापना की। किसकी स्थापना की मेरे बच्चों? इसरो नाम की संस्था को क्या की स्थापना की? इसरो जो संस्था थी, उसका इसरो जो संस्था थी, ये इसरो जो संस्था है, उसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में है, और हिंदी में क्या नाम है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। क्या हुआ? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। कब इसकी स्थापना की गई? 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई। ठीक है, तो आज जो आप इसरो देख रहे हैं, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई। लेकिन ऐसा नहीं था कि इससे पहले भारत में जो है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो है वो नहीं होता था, रिसर्च नहीं होता था, बल्कि वो रिसर्च होता था, लेकिन उस संस्था का नाम क्या था? उस संस्था का नाम था इनको स्पार, या भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति था। ठीक है, तो ये दो संस्थाओं के नाम आपको याद रखने हैं। किसका नाम याद रखना है मेरे बच्चों? 1962 में इनको स्पार था, और फिर 1969 में क्या बना? इसरो की स्थापना हुई। इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर मौजूद है मेरे बच्चों? बेंगलुरु में मौजूद है। कहां पर मौजूद है? बेंगलुरु में मौजूद है। यानी बेंगलुरु को तो आप जानते ही हैं, तो बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर मौजूद है। ठीक है, अब हाँ,
इनको स्पार, देखो मेरे बच्चों, इनको स्पार बंद नहीं हुआ, इनको स्पार को हमने मॉडर्नाइज कर दिया, आधुनिक कर दिया, और इनको स्पार को आधुनिक करके हमने इसरो की स्थापना करी। मतलब ये होता है ना कि हमने पहले बेसिक बना लिया, फिर उसी को हमने क्या किया मेरे बच्चों, एडवांस किया। ठीक है, उसमें और भी कई चीजें लाई जिसकी मदद से हमने क्या किया, इसको एडवांस करके और इनको स्पार को ही हमने इसरो में परिवर्तित कर दिया। आ रही मेरी बात समझ में? तो पहले 1962 में इसरो इनको स्पार बना, और फिर इसी को हम लोगों ने क्या किया, मॉडर्नाइज कर दिया, तो इसको आधुनिक बनाया, और फाइनली जो है इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की। तो ये दो फैक्ट आपको पता होने चाहिए, ये दोनों फैक्ट आप जल्दी से उतार लें, जल्दी से नोट कर लें। ठीक है, हाँ। अब देखिए मोनिका गायधाने, आपको नहीं पता कि कौन कैसे कंफ्यूज है मेरे बच्चे। ठीक है, तो अब लेकिन जो आपका कंफ्यूजन है, मैं आपके लिए या जिन लोगों को ये कंफ्यूजन है, ठीक है, तो उसके लिए मैं बता दूं कि देखिए बच्चों, यहां पर मैं क्लासेस के अंदर ज्यादातर चीजें आपको बोर्ड पर समझाऊंगा। ठीक है, अभी तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, तो फैक्चुअल चीजें तो इसमें लिख दी है मैंने, जिससे कि आपकी कोई इसी तरह से कोई गलती ना हो, वो है, नहीं तो बाकी मैं सब लिख कर और डिटेल में समझाऊंगा। इसको आपको मौका दूंगा नोट करने का, आप उसे नोट करिए, थोड़ा फास्ट नोट करिए। इसके अलावा ये जो चीजें भी यहां पर आपको मिलेंगी, ये सारी की सारी चीजें प्लस इसमें जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होंगी, सुन लीजिएगा, जो और सूचनाएं होंगी वो हमारी टीम इसमें ऐड करके आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, तो एक नोट्स आपने क्या किया, जो भी यहां पे चीजें मैं पढ़ा रहा हूं उसको अपने पॉइंट वाइज नोट करते जाइए। जैसे मैंने बताया कि 2 पॉइंट यहां पर हैं, तो पहला पॉइंट आपने नोट कर लिया कि सबसे भारत की पहली अंतरिक्ष संगठन जो बना था वो इनको स्पार था। फिर दूसरा आपने बता दिया कि इसरो की स्थापना, ये 2 पॉइंट हो गए। अब ये आप अपने शब्दों में नोट कर रहे हैं, बाकी ये जो जैसे लिखा हुआ है, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी वो हमारी टीम इसके साथ ऐड ऑन कर देगी और आपको प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, तो ये भी पीडीएफ मिलेगा, आपका अपना भी नोट्स रहेगा, बाकी मेरे लेक्चर जो है ऑलरेडी रिकॉर्डेड रहेंगे। जब आपको कोई कंफ्यूजन हो, आप रिकॉर्डेड लेक्चर जाकर देख लीजिएगा। अब इससे बेहतर क्या चाहते हैं, इससे बेहतर क्या है, लाइव क्लासेस भी कर रहे हैं, कोई कंफ्यूजन हो रही है तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं, साथ ही साथ अपने हाथ से भी नोट्स बना रहे हैं, उसका भी मौका मैं आपको दे रहा हूं, और साथ ही साथ आपको प्रिंटेड नोट्स भी मिल रहे हैं ना बच्चों। तो इतनी सारी की सारी मतलब प्रिंटेड मतलब पीडीएफ फॉर्मेट भी मिल रहा है। तो अब आपको इससे ज्यादा क्या चाहिए, इतना पढ़ लोगे, कल्याण हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने कहा ना कि ज्यादा पढ़ने वालों का नहीं होगा, बल्कि सही और सही तरीके से पढ़ने वालों का होगा सिलेक्शन। ठीक है, तो उस पर काम करिए। बाकी मुझे लगता है आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। बिल्कुल कंफ्यूजन दूर हो गया मेरे बच्चे। अब बताइए दूर हो गया, कैसे नोट्स बनाना है आपको। और हां, अब आप ये उम्मीद मत करेंगे मेरे बच्चों, सुनिए आप समझिए, ये उम्मीद नहीं करेंगे कि मैं पूरी चीजें समझाकर एक एक लाइन आप लोगों को, जरूरी पड़ेगी तो वो भी करूंगा, लेकिन एक एक लाइन मैं बोलूंगा, फिर उसके बाद आप नोट करेंगे। तो मेरे बच्चे यही साइंस एंड टेक्नोलॉजी 4 महीने के बाद कंप्लीट होगी, समझ रहे, क्योंकि बहुत पढ़ना है ना हम लोगों को, बहुत सारी चीजें पढ़नी है। तो जो चीजें पढ़ा रहा हूं, लिख रहा हूं, उसको अपने लैंग्वेज में भी नोट कर लीजिए। बाकी ये नोट्स एज इट इज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मैं जिससे कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें मैं आपको बता पाऊं, अच्छी से अच्छी चीजें बता पाऊं, जो आपके आपको एग्जाम में सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो मुझे लगता है आपको यह बात अब समझ में आ गई होगी कि नोट्स कैसे बनाने हैं, किस तरीके से बनाने हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये बातें हो गई। ठीक है, मेरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पॉलिटी जो है वो स्टैटिक सब्जेक्ट है, किसी एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से कंपेयर में। हमारा जो सब्जेक्ट है वो डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब रोज इसमें बहुत कुछ परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, तो रोज के हिसाब से मैं अपडेट करूंगा, करंट अफेयर के साथ अपडेट करूंगा। तो किसी एक सब्जेक्ट को और दूसरे टीचर को आप कंपेयर मत कीजिए, आप अपने हिसाब से उनका सब्जेक्ट पढ़िए जैसे वो सर बता रहे हैं, और मेरे सब्जेक्ट मेरे हिसाब से पढ़िए। ठीक है, चलिए, तो अब यहां पर मेरे बात बच्चों, हाँ, तो अब यहां पर, हाँ ठीक है, अब देखो बच्चों, अब यहां पर अगर बात की जाए, ठीक है, ये हो गया हमारा इसरो, ये स्थापना हो गई भैया, इसकी हिस्ट्री हो गई। ठीक है, इसरो की स्थापना, इसके जो 2 मुख्य रोल निभाया था उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और दूसरे जो है वो इसका रोल जो निभा रहे थे, इसको होमी जहांगीर भाभा जी ने। ये 2 लोग थे जो मतलब की रोल में थे भारत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपलब्धियों के अंदर। ठीक है मेरे बच्चों, तो अब ये सारी चीजें, अब मेरे बच्चों जो इसरो बनाया गया, समझिएगा इस बात को कि जो इसरो बनाया गया, ये समझिएगा मेरे बच्चों। ठीक है,
अब ये जो इसरो बनाया गया, ये इसरो संस्था बना तो दी गई, समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, बिल्कुल सब कुछ वो करके, ठीक है। अब यहां पर बात हुई, ठीक है, थैंक यू अंकित, थैंक यू सो मच, ठीक है। अब देखो मेरे बच्चों, ये जो इसरो है ये संस्था है, यही जो है आपने सुना होगा इसके बारे में, इसरो के बारे में। अब ये जो इसरो संस्था है मेरे बच्चे, ठीक है मेरे बच्चे, ये एक विभाग के अंतर्गत आती है। ये जो इसरो की स्थापना हुई ना, ये इसे जरूर समझिएगा, ये प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, मेंस में भी पूछा जाता है। आपसे पूछ लिया गया कि इसरो किसी भारत के किसी मंत्रालय के अंदर या किसी विभाग के अंतर्गत आता है। इसरो जो संस्था है जो कि हमारे यहां अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान करती है, क्या किसी मंत्रालय के अंदर या किसी विभाग के अंतर्गत आता है, ये पूछ लिया गया, तो क्या बताएंगे, और किस विभाग के अंतर्गत आता है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो इसे आपको याद रखना होगा। तो याद रखिएगा ये मेरे बच्चों, ये जो इसरो है ये अंतरिक्ष मंत्रालय के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत। तो भारत के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत ये आता है हमारा इसरो। तो इसरो अगर आपसे पूछा जाए कि जो संस्था है वो किस विभाग के अंतर्गत आती है, अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत आती है। अब यह अंतरिक्ष विभाग किसके अंतर्गत आता है, किसके अधीन आता है, तो याद रखिएगा भारत के प्रधानमंत्री के अधीन आता है। यानी जो हमारा पीएमओ होता है ना, ठीक है, प्राइम, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ेंगे तो फ्यूचर में पढ़ेंगे, तो एग्जैक्टली जो हमारा पीएमओ होता है, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होता है, जो हमारा प्रधानमंत्री कार्यालय होता है, उस प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत कौन आता है? अंतरिक्ष विभाग आता है। और ये जो अंतरिक्ष विभाग होता है वो उसके अंतर्गत कौन आता है? इसरो आता है। तो ये बात समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसरो भारत के अंतरिक्ष विभाग के अंदर, और अंतरिक्ष विभाग किसके अंतर्गत आता है मेरे बच्चों? प्रधानमंत्री के अंतर्गत, यानी प्रधानमंत्री इसको सीधे जो है वो डील करते हैं। आ रही बात समझ में? अब अंतरिक्ष विभाग जो है, अब अंतरिक्ष विभाग में जो भी डिसीजन होते हैं ये सब टेक्निकल होते हैं, तकनीकी होते हैं मेरे बच्चों, तकनीकी होते हैं ना भाई। कौन सा स्पेस में रॉकेट भेजा जाएगा, कैसे रॉकेट भेजा जाएगा, मंगल ग्रह पर हम यान भेजना चाहते हैं, हम जो है चंद्रयान भेजना चाहते हैं, तो अगर हम मंगलयान भेजना चाहते हैं, चंद्रयान भेजना चाहते हैं, तो ये सब तो बड़ी तकनीकी बातें हैं। अब ये जो तकनीकी बातें हैं, जरूरी नहीं कि हमारे प्रधानमंत्री जी को सारी तकनीकी बातें समझ में आ जाए। तो ये हमारे भारत के हित में होगा कि चंद्रयान हम भेजें कि ना भेजें, हमारे आर्थिक हित में होगा कि चंद्रयान का भेजना, या हमारे जो है हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए ये हमारे लिए जरूरी होगा कि नहीं होगा। तो हमारे ये जो हम अंतरिक्ष मिशन भेजते हैं, जैसे हमने चंद्रयान 3 भेजा, सुना होगा आप लोगों ने, तो चंद्रयान 3 क्या हमारे जो है वो हमारे इकोनॉमी के लिए, यानी हमारे अर्थव्यवस्था के लिए सही है कि नहीं सही है, हमारे सोसाइटी के लिए यानी कि हमारे सामाजिक स्तर के लिए फायदेमंद है कि नहीं है, हमारे फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए फायदेमंद है कि नहीं फायदेमंद है। ये सारी टेक्निकलिटीज यानी सारी तकनीकी जो चीजें हैं, उनको हमारे प्रधानमंत्री के पास ना इतना टाइम है और ना उसे वो हर तकनीकी बातों को समझ सकते हैं कि भैया हर तकनीकी बात उनको समझ में ही आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया, ये अंतरिक्ष विभाग में जो भी डिसीजन होते हैं, इन अंतरिक्ष विभाग के डिसीजन को समझकर और प्रधानमंत्री को सलाह देने का काम स्पेस कमीशन करता है। कौन करता है मेरे बच्चों? स्पेस कमीशन, यानी अंतरिक्ष कमीशन होता है। ये अंतरिक्ष कमीशन, ध्यान दीजिएगा, अंतरिक्ष कमीशन ये बहुत जरूरी चीज है कि कैसे ये हमारा जो इसरो है वो कैसे काम करता है, इसको समझिए। तो ये अंतरिक्ष कमीशन देता है, मतलब इसरो को किसके अंतर्गत आता है? अंतरिक्ष विभाग के अंदर। अंतरिक्ष विभाग कोई भी डिसीजन लेता है तो उसके अंतर्गत कुछ एक्सपर्ट बैठते हैं, यानी अंतरिक्ष कमीशन में कुछ एक्सपर्ट होते हैं। अब ये जो सारे के सारे जो एक्सपर्ट होते हैं, ये सारे के सारे एक्सपर्ट बैठते हैं, सोचते हैं कि भैया हमें चंद्रयान 3 को भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए, हमें इससे कोई नुकसान तो नहीं है, हमें इससे कौन कौन से फायदे हैं। ये सब बैठकर 10-12 लोग होते हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे वैज्ञानिक होते हैं, बहुत सारे आईएएस होते हैं, तो सब मिलकर एक तरीके का क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, बात करते हैं, हर तकनीकी समस्याओं को समझते हैं, उनको सुलझाते हैं, और फिर उसके बाद वो किसको सलाह देते हैं? हमारे प्रधानमंत्री को। फिर प्रधानमंत्री क्या करता है,
फाइनल डिसीजन लेता है कि नहीं भाई हमें अंतरिक्ष यान भेजना चाहिए, हमें चंद्रयान भेजना है, हमें मंगलयान भेजना है। आ रही बात समझ में? तो यह बात बहुत अच्छे से समझिएगा मेरे बच्चों कि इसरो है, इसरो किसके अंतर्गत आया? अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत आया। अंतरिक्ष विभाग कोई भी डिसीजन लेता है तो उस डिसीजन को या कोई भी टेक्निकल, कोई भी अगर अंतरिक्ष यान भेजना है या कुछ भी करना है तो किसको ये अपना मसौदा भेजेगा? अंतरिक्ष कमीशन को। अंतरिक्ष कमीशन में 10-12 लोग होते हैं जो मिलकर हर तकनीकी पहलू के बारे में अध्ययन करते हैं और फिर उसके बाद अपने डिसीजन को कि लेना चाहिए, भेजना चाहिए अंतरिक्ष यान की नहीं भेजना चाहिए, इस डिसीजन को प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं। और जब प्रधानमंत्री को सलाह दी जाती है तो प्रधानमंत्री जो है उस सलाह को माने या ना माने, लेकिन उसके ऊपर यह होता है कि ज्यादातर कंडीशन में वो मान लेते हैं और फाइनली वो मिशन भेज दिया जाता है। तो कैसे काम करता है ये इसरो, ठीक है, ये इसरो कैसे काम करता है? मुझे लगता है मेरे बच्चों, जो लोग ठीक से पढ़ रहे होंगे, सिर्फ जो लोग एग्जैक्टली सिर्फ बैठे हुए हैं कि मतलब बैठे हुए हैं कि देखते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, सिर्फ आप ये देख रहे हैं कि आवाज धीमी आ रही है, आवाज कम आ रही है, स्पीड कम है, स्पीड, अगर वो सिर्फ वही करने बैठे हैं तो उनको छोड़कर जो समझने वाले होंगे, मुझे लगता है सबको 100% बात समझ में आ गई होगी कि एग्जैक्टली काम कैसे होता है। पहले फिर से बता दे रहा हूं मेरे बच्चों, इसरो संगठन है जो हमारे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर काम करता है, यह अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत आता है और अंतरिक्ष विभाग के कोई भी डिसीजन होते हैं तो अंतरिक्ष कमीशन में जाते हैं। अंतरिक्ष कमीशन में 10-12 एक्सपर्ट लोग होते हैं, उस पर डिसीजन लेते हैं कि भैया ये काम करना है नहीं करना है। किसको सलाह देते हैं? प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी आखिरी मुहर, आखिरी ठप्पा लगा देते हैं, ये काम हमें करना है, ये काम हमें नहीं करना है। तो कुछ इस तरीके से हमारे यहां प्रोसेसिंग होती है, सारी चीजें होती हैं। तो बिल्कुल बात समझ में आ गया मेरे बच्चे? बिल्कुल समझ में आ गया? वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो जल्दी से इसे उतार लीजिए, इसरो, फिर अंतरिक्ष विभाग, फिर अंतरिक्ष कमीशन जो सलाह देगा प्रधानमंत्री को। इस तरीके से ये सीक्वेंस वाइज कर लीजिए। नहीं भैया, स्लाइड की जरूरत, देखो बेटा सरला, ठीक है, वो कौन है भाई, ये शुभांगी मिश्रा है। स्लाइड की बात नहीं, स्लाइड आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वहां यूज की जाएंगी जहां पर आपको टेक्निकलिटीज को, हमेशा मुझे एक अंतरिक्ष स्टेशन दिखाना है तो अंतरिक्ष स्टेशन अगर मैं अपने हाथ से बनाऊंगा तो ना तुम समझ पाओगे अंतरिक्ष स्टेशन क्या है और कैसे काम करता है। अंतरिक्ष स्टेशन की फोटो मैं आपको दिखा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये ऐसा होता है अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक है, तो आपको वो बात अच्छे से समझ में आए। तो जहां पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आपको फोटो की जरूरत होगी वहां पे मैं फोटो लगाकर लाइव दिखा दूंगा कि यह चीज ऐसे होती है, जिससे आपके दिमाग में चीजें विजुअल तरीके से समझ में आए। बाकी मैं चीजें जो है वो लिख कर भी पढ़ाऊंगा, बताकर भी पढ़ाऊंगा, और ये तो स्टैटिक चीजें हैं ना, तो स्टैटिक चीजें तो आपको लिख कर बताए जिससे कि आप उतारने में आपको कोई गलती ना हो, इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। हाँ, डायरेक्ट अगर स्पेस कमीशन की नीरू समझिए, अगर हम डायरेक्ट स्पेस प्रधानमंत्री जी को भेज देंगे तो मैंने कहा प्रधानमंत्री जी के पास ना समय है और ना हर टेक्निकल पहलू को समझने की उनके पास, मतलब भाई प्रधानमंत्री हैं वो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन उनके पास ना इतना समय है और ना हर टेक्निकल स्पेशलिटी उनके पास अवेलेबल है। तो इसलिए वो तकनीकी जो सलाहें होती हैं वो कौन लेता है? अंतरिक्ष कमीशन लेता है। तो इससे क्या होता है, प्रधानमंत्री जी को जो डिसीजन लेना होता है वो आसान हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल बात समझ में आ रही बच्चों? ठीक है। अरे भैया लिख दिया, फिगर है बात कर रहे हो यहां, ये देखो हिंदी में लिख दिया है, ठीक है। समस्या, तुम लोग समस्या के पार्ट देखो मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना कि अगर यूपीएससी निकालना चाहते हो, आईएएस निकालना चाहते हो, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर आज से तुमने डिसीजन ले लिया है कि तुम्हें यूपीएससी निकालना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईएफएस बनना है, तो तुम हमेशा सॉल्यूशन के पार्ट बनो। यानी कि तुम जो चीजें, जो समस्याएं हैं उनके समाधान के भाग रहो, उनका समाधान निकालने की कोशिश करो, ना कि समस्याओं को का रोना रहो कि समस्याएं हैं। इंग्लिश में स्लाइड दी है क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंग्लिश में ही चीजें ज्यादातर होती हैं, तो यहां इंग्लिश में, लेकिन उसको सबको मैंने हिंदी में परिवर्तित कर दिया। शायद ये आपको नहीं दिख रहा होगा या आप देखना नहीं चाह रहे होंगे। देखो ये हिंदी में लिख दिया, ये हिंदी में लिख दिया, वो हिंदी में, वो हिंदी, सब मैंने हिंदी में लिख दिया। तो इंग्लिश
इंग्लिश हिंदी दोनों, वो इंग्लिश में ऑलरेडी स्लाइड होती हैं क्योंकि मैक्सिमम चीजें साइंस में इंग्लिश में होती हैं, लेकिन उसको मैंने हिंदी में भी परिवर्तित कर दिया, लेकिन शायद आपको नहीं दिखा या नहीं देखना आप नहीं चाहते तो अलग बात है। तो हमेशा मेरे बच्चे आप इस देश की समस्या के भाग ना बनिए बल्कि समाधान के भाग बनिए, अगर आईएएस बनना है, क्योंकि आईएएस समाधान निकालेगा, उसका काम समाधान निकालना होगा, समस्या उत्पन्न करना नहीं होगा। तो पहली बात तो इंग्लिश कोई समस्या नहीं है, उसमें आप डरिए मत, और बाकी मैंने सब कुछ हिंदी में लिख दिया है, जैसा होता है वो सब मैं हिंदी में परिवर्तित कर देता हूं। ठीक है, बात समझ में आ रही बात? चलिए, अब नहीं, पीएमओ में प्रेसिडेंट नहीं आता, पीएमओ में प्रेसिडेंट नहीं आता। ठीक है, चलिए अब मेरे बच्चों अगर आपने इसे नोट कर लिया, अब देखिए बच्चों दुनिया में क्या, सर सुनिएगा मेरे बच्चों बहुत अच्छे से समझिएगा कि क्या दुनिया में सर इसरो जैसे इसरो हमारी संस्था है, इसरो किसकी संस्था है मेरे बच्चों? भारत की संस्था है, भारत की सरकारी संस्था है। तो ये इसरो जो है वो भारत की सरकारी संस्था है। ठीक है, सरकारी संस्था है। तो क्या दुनिया में अन्य देशों की भी संस्थाएं हैं जो कि स्पेस यानी कि अंतरिक्ष पर अनुसंधान करती हैं? ठीक है, हाँ है, बिल्कुल है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा नासा के बारे में, तो अमेरिका की जो अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है वो क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं मेरे बच्चों? नासा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये सब मत नोट करिएगा। ठीक है, ये सब मत नोट करिएगा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा चीज है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जैसे भारत में अंतरिक्ष संगठन है, जैसे भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर काम किया जाता है, वैसे ही याद रखिएगा मेरे बच्चों अमेरिका या हर देश में भी अंतरिक्ष जो संगठन होते हैं और वो उस पर काम करते हैं। मैं इसे क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आगे मैं बोलूंगा नासा, आगे बोलूंगा मैं ईएसए। ठीक है, ये बोलूंगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये किस संस्था के बारे में बात कर रहे हैं या किस देश की संस्था के बारे में बात कर रहे हैं। तो याद रखिएगा मेरे बच्चों, नासा जो है, ठीक है, नासा जो संस्था है वो अंतरिक्ष संगठन की संस्था है, वो अमेरिका की है। कहां की है मेरे बच्चों? अमेरिका की। अब देखो इसका हिंदी नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि ये उनके नाम है और नाम का हिंदी परिवर्तित नहीं किया जा सकता। आप परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे तो आपका वो गड़बड़ हो जाएगा, उससे सही नहीं होगा। और आप अगर उसको नासा को नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन लिख देते हैं एग्जाम में तो कोई गलत नहीं माना जाता, उस पर आपके नंबर नहीं काटे जाते अगर उसे देवनागरी लिपि में लिख देते हैं। ठीक है, तो ये बात समझिएगा। तो आपको बस इतना जानना है, अमेरिका की जो स्पेस यानी कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में जो अनुसंधान करने वाली संस्था है वो कौन सी है मेरे बच्चों? नासा है। याद रखिएगा, 2-3 याद रखिएगा। चाइना आपका क्योंकि सबसे खतरनाक प्रतिद्वंदी है। ठीक है, आपको पता है हर चीज में जो है वो आपका प्रतिद्वंदी कौन है? चाइना। तो चाइना का है CNSA। क्या नाम है मेरे बच्चों? CNSA, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसको अपनी देवनागरी में यही चीज लिखिएगा, इसका हिंदी मत परिवर्तित कीजिए, इनका हिंदी नहीं है, समझ रहे हो ना मेरे? ये नाम है ना CNSA का, तो CNSA का कोई हिंदी नहीं हो। अगर आप जबरदस्ती परिवर्तित करेंगे तो आप गलत कर बैठेंगे, तो इसकी अपने देवनागरी लिपि में लिख लीजिएगा चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, या आप कुछ मत करिए, CNSA लिख लीजिए, बस यही काफी है। अब इसमें जैसे यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA, यानी ये यूरोपीय संघ की स्पेस एजेंसी है। यूरोपीय संघ यानी जो यूरोपीय कंट्रियों का जो संघ है उसकी जो स्पेस एजेंसी है वो यूरोपीय स्पेस एजेंसी। ठीक है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी नाम है इसका। क्या नाम है? यूरोपीय स्पेस एजेंसी, ESA कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे बच्चों? इसे कहा जाता है ESA, यूरोपीय स्पेस एजेंसी कहा जाता है। ठीक है, बाकी आपको एक रशिया की याद रखनी है और बाकी जो है लेकिन आप उनको ना याद रखें तो कोई दिक्कत नहीं। तो रशिया की है रॉसकॉस्मोस। क्या है? रॉसकॉस्मोस। ठीक है, कॉस्मोस, रॉसकॉस्मोस है, याद रखिएगा। तो आपको मैंने बता दिया, फिर से बता दे रहा हूं मेरे बच्चों, फिर से यहां पे बता दे रहा हूं कि जैसे इसरो है ना, तो इसी तरीके से अमेरिका की क्या है? नासा। ठीक है, USA की क्या है मेरे बच्चों? नासा। इसके अलावा चाइना यानी चीन की जो है वो क्या है? CNSA। ठीक है, CNSA, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी आप जब पढ़ेंगे तो सब आपको पता। तो इसमें है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल
नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये किसका हो गया? चीन का, ठीक है, चीन का हो गया। बाकी जो है आपका एक यूरोपीय संघ है, वो मैंने आपको लिख दिया, यूरोपीय स्पेस एजेंसी। और रशिया का क्या हो गया? रूस का क्या हो गया मेरे बच्चों? रूस का याद रखिएगा, रूस की स्पेस एजेंसी का नाम है रॉस कॉस्मोस, ठीक है, कॉस्मोस, रॉस कॉस्मोस। तो ये याद रखिएगा। तो दो तीन आपको पता होनी चाहिए, एक रूस का पता होना चाहिए, एक नासा अमेरिका की पता होना चाहिए, और एक चाइना की पता होनी चाहिए, और एक यूरोपीय संघ का, यूरोपीय स्पेस एजेंसी नाम है। तो ये चार चीजों को आपको जरूर पता होना चाहिए, ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आपको पता हो गया। अगर आपसे पूछा जाए, मान लीजिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मैं यहीं पर क्वेश्चन पूछ के बताते था, अगर प्रीलिम्स एग्जाम में आपसे पूछा जाए मेरे बच्चों कि प्रीलिम्स से पूछा जाए, सुन अपने आप जवाब दीजिए, जवाब दीजिए अपने आप से, मतलब कमेंट में मत जवाब दीजिए, अपने मन में जवाब दीजिए। क्या अगर पूछा जाए भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे? भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम जो है वो इसरो है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, संगठन का नाम क्या है, तो आप बताएंगे उसका जो है वो नासा है, ठीक है। अगर चाइना का पूछा जाए तो क्या बताएंगे? सीएनएसए है, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये है। फिर उसके बाद अगर यूरोपीय संघों का स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, तो आप बताएंगे यूरोपीय स्पेस एजेंसी है। रशिया का अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे? रॉस कॉस्मोस है। क्या है? रॉस। ये चार पांच जो है आपको पता होने चाहिए, क्योंकि जब जब आप करंट अफेयर पढ़ेंगे, जब जब समसामयिक की घटनाएं पढ़ेंगे, तब तब क्या होगा, इन संस्थाओं के नाम आपके सामने से गुजरेंगे, तब आपको याद रहेगा, तो तुरंत आप कनेक्ट कर लेंगे, अच्छा रॉस कॉस्मोस की सर बात कर रहे हैं, उसने अंतरिक्ष में रॉकेट छोड़ा है, तो ये रशिया का है। अच्छा नासा की बात कर रहे हैं तो ये अमेरिका का है। ये सीएनएसए की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब चाइना का है। तो जब ये आपके फ्यूचर में काम आएगा मेरे बच्चों, ठीक है। तो मुझे लगता है ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। मैं देखिए बिल्कुल एबीसीडी से बता रहा हूं, जिससे कि आपको आगे समस्या नहीं। अभी समझ लीजिए बिल्कुल आधार बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे आपको पता हो कि इसरो क्या है, सीएनएसए क्या है, नासा। अभी बहुत आगे बहुत सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक चीजें हम लोग पढ़कर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो इन्हें नोट कर लिया होगा आपने। होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो बिल्कुल क्लियर है मेरे बच्चों। स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है विशाल मिश्रा, ये पूरा का पूरा एज अ प्रिंटेड आपको बस क्लास के कुछ घंटे के अंदर मिल जाएगा। क्यों स्क्रीनशॉट ले रहे हो, क्यों परेशान हो मेरे बच्चे? ये लिखा लिखा मिल जाएगा, जो मैंने लिखा है इसके साथ मिल जाएगा। तुम बिल्कुल परेशान, हम आपके लिए अपना कलेजा निकाल के रखने के तैयार हैं। आप तो अपना मन से हम मन से पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। आप पढ़ने के लिए तैयार हो, हम सब कुछ निकाल के रख देंगे आपके लिए, ठीक है। आप करके तो देखिए, बात समझ में आ रही है? हाँ, तो ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल क्लियर है मेरे बच्चों। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ठीक है, बहुत शानदार। तो इसे नोट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। तो अब देखिए बच्चों कि इस दुनिया में, ठीक है, एक ये जितनी भी संस्थाएं मैंने आपको बताई, समझिएगा, जितनी भी संस्थाएं मैंने आपको बताई, चाहे वो नासा हो, चाहे वो ईएसए हो, चाहे वो इसरो हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, ये सब सरकारी हैं। क्या है बच्चों? सरकारी। समझ रहे हैं? सरकारी यानी सरकार इन पर जो पहुंच रखती है वो कौन रखता है? सरकार रखती है, गवर्नमेंट रखती है ना। लेकिन अब जमाना थोड़ा चेंज हो चुका है, प्राइवेट एजेंसीज भी आ गई हैं। यानी अंतरिक्ष में अनुसंधान करने के लिए अब सरकारी संस्थाएं ही काफी नहीं है, बल्कि क्योंकि फ्यूचर अंतरिक्ष में है, स्पेस में है। अब तो हम चंद्रमा में जाने की बात कर रहे हैं, हम तो मंगल में जाने की बात कर रहे हैं, हम तो यहां से दूसरे ग्रहों पर बसने की बात कर रहे हैं। तो अब मेरे बच्चों सिर्फ सरकारी संस्थाओं से काम नहीं चलेगा, अब प्राइवेट एजेंसियां भी काम करना शुरू कर चुकी हैं, अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनुसंधान करना शुरू कर चुकी हैं। तो ये जितनी भी संस्थाएं मैंने आपको बताई, नासा, चाइना का, ईएसए का, ये सब सरकारी हैं। लेकिन अब दुनिया में कुछ प्राइवेट संस्थाएं भी आगे आई हैं, प्राइवेट कंपनियां भी आगे आई हैं, जिन्होंने क्या किया है? अंतरिक्ष में रॉकेट छोड़ना शुरू कर दिया है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अंतरिक्ष में क्या करना शुरू कर दिया है? रॉकेट छोड़ना शुरू कर दिया है, वो भी सैटेलाइट बनाना शुरू कर दिया है उन्होंने। ये सब शुरू हो चुका है, ठीक है। प्राइवेट कंपनियां आगे आ गई हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दुनिया में कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं जो कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम कर रही हैं। बिल्कुल धीमे से बोल रहा हूं, नो स्पीड, स्पीड बहुत तेज स्पेस है, बिल्कुल आराम से। क्या मैंने बताया?
ये सारी संस्थाएं सरकारी हैं, लेकिन अब कुछ प्राइवेट कंपनियां भी आगे आई हैं जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में बड़े बड़े काम कर रही हैं, रॉकेट छोड़ रही हैं, सैटेलाइट छोड़ रही हैं, अनुसंधान कर रही हैं। ठीक है, ऐसी बड़ी कंपनी, ऐसी प्राइवेट कंपनियों की अगर मैं बात करूं मेरे बच्चों, तो इस वक्त जो सबसे बड़ी 2-3 कंपनियां हैं उनको आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने न्यूज वगैरह में देखा होगा, स्पेस एक्स कंपनी। ठीक है, स्पेस एक्स कंपनी, इलॉन मस्क नाम सुना होगा, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, साइंटिस्ट है, बहुत सारी उसके साथ उपलब्धियां हैं। तो ये जो स्पेस एक्स कंपनी है मेरे बच्चों, ये अमेरिका की कंपनी है, और ये अमेरिका की जो कंपनी है स्पेस एक्स, इसका नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है बच्चों? स्पेस एक्स नाम दिया गया है। और ये जो स्पेस एक्स नाम की जो कंपनी है मेरे बच्चों, ये स्पेस एक्स नाम की कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनुसंधान करती है, रॉकेट भेजती है, सैटेलाइट भेजती है। ठीक है, लेकिन ये कैसी है? प्राइवेट कंपनी है। कहां की है? अमेरिका की। खूब चर्चा में है, करंट अफेयर पढ़ेंगे तो करंट अफेयर में भरी पड़ी हुई रहती है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है आपको समझ में। तो स्पेस एक्स कंपनी ये अमेरिका की है। इसके अलावा ब्लू ऑरिजिन नाम की कंपनी है, ब्लू ऑरिजिन। ठीक है, ये भी अमेरिका की कंपनी, ज्यादातर अमेरिका की ही कंपनियां हैं जो प्राइवेट के क्षेत्र में काफी अच्छा काम कर रही हैं। जैसे रिलेटिविटी स्पेस है, ये भी अमेरिका की कंपनी है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, आई स्पेस चाइना की है, और भी बहुत सारे हैं। लेकिन इसमें सबसे अच्छा इस वक्त काम कोई कर रहा है तो याद रखिएगा इस कंपनी का, जिसको आगे भी आपको काम पड़ेगा, स्पेस एक्स कंपनी। स्पेस एक्स कंपनी किसकी है? इलॉन मस्क नाम के एक बिजनेसमैन हैं या वैज्ञानिक हैं, बहुत सारे इनके अंदर क्वालिटी हैं। तो इलॉन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, अमेरिका की। ये दुनिया की सबसे बेहतरीन अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने वाली, फिर से मैं कोट कर रहा हूं, याद रखिएगा, प्राइवेट कंपनी है। क्या है ये? प्राइवेट कंपनी है। कहां की है? अमेरिका की है। आ रही मेरी बात समझ में मेरे बच्चों? ठीक है, अब समझिएगा, तो यहां पर स्पेस एक्स है, ब्लू ऑरिजिन है, रिलेटेड, ये सब प्राइवेट कंपनियां हैं। कैसी कंपनियां हैं मेरे बच्चों? प्राइवेट कंपनियां हैं। अभी तक मैंने क्या बताया? वो सरकारी कंपनियां थी। ठीक है, तो देखिए हर चीज आपको पता होनी चाहिए ना। अखबार में पढ़ोगे, लिखेगा स्पेस एक्स, अमेरिका की स्पेस एक्स ने रॉकेट छोड़ा, तो कहोगे सर ने तो बताया था नासा छोड़ता है अमेरिका का, यहां पर स्पेस एक्स कहां से आ गया? तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये अमेरिका की है, लेकिन ये प्राइवेट कंपनी है, आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने कहा ना, आपको बिल्कुल बिल्कुल जो है वो बिल्कुल आधार से चीजें बता रहा हूं। ठीक है, समझ रहे? तो ये सारी की सारी चीजें हो गई। अब मेरे बच्चों ये नोट कर लीजिएगा, स्पेस एक्स, ब्लू ऑरिजिन, रिलेटिविटी स्पेस, बाकी आपको लिस्ट दे दी जाएगी तो परेशान मत होइएगा। ठीक है, बाकी आपको नाम याद भी नहीं रखने, बस ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा था। इसका नाम आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि बार बार एग्जामिनेशन उसमें आपके करंट अफेयर में जो समसामयिक घटनाएं घट रही होती हैं उनमें इसका नाम बार बार दोहराया जाता है। तो आपको इसी वजह से मैंने स्पेस एक्स के बारे में बता दिया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये स्पेस एक्स की कंपनी। अब क्या सर भारत में भी कोई कंपनी है? क्या भारत भी प्राइवेट कंपनियां हैं जो कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम कर रही हैं, अंतरिक्ष के क्षेत्र में रॉकेट छोड़ रही हैं, अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो है वो सैटेलाइट को छोड़ रही हैं? क्या भारत में भी कोई प्राइवेट कंपनी है कि अमेरिका में ही है? है सर, है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो भारत में मौजूद हैं। ठीक है, और प्राइवेट कंपनियां हैं, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है, और उसमें जैसे नाम आता है अग्निकुल नाम का। ठीक है, क्या नाम है? अग्निकुल। ठीक है, अग्निकुल। ठीक है, अग्निकुल नाम की कंपनी है, अग्निकुल नाम की कंपनी है, अग्निकुल कॉस्मोस नाम है इसका। ठीक है, यह कंपनी जो है भारत की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम कर रही है। और यह क्या बनाती है सर? यह क्या बनाती है? यह रॉकेट बनाती है, रॉकेट जिससे कि हम अंतरिक्ष में क्या भेजते हैं? हम सैटेलाइट को भेजते हैं, हम जो है उपग्रहों को भेजते हैं। तो भारत में अग्निकुल नाम की कंपनी है, अग्निकुल कॉस्मोस। ठीक है, जो भारत में रॉकेट बनाने का काम करती है। और ये सारी की सारी कैसी है मेरे बच्चों? प्राइवेट है। ठीक है, ये भारत की सरकारी कंपनी कौन सी है या सरकारी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? इसरो है। इसके अलावा ये प्राइवेट है। ठीक है, इसके अलावा ध्रुवा स्पेस, क्या है? ध्रुवा, जो मुख्य है, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूं। ध्रुवा स्पेस नाम है,
ध्रुवा स्पेस, ठीक है, ध्रुवा स्पेस। अब ये जो ध्रुवा स्पेस है ये जो है ये भी भारत की कंपनी है, ठीक है। और ये सैटेलाइट यानी क्या बनाती है मेरे बच्चों, उपग्रह बनाती है। ऐसे तो बहुत सारी हैं, कम से कम इस वक्त 100 से 150 कंपनियां रजिस्टर्ड हो चुकी हैं अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत में, प्राइवेट कंपनियां। लेकिन इसमें जो मुख्य है मैं आपको बता रहा हूं, एक अग्निकुल है, एक ध्रुवा स्पेस है, एक पिक्सल है। क्या नाम है मेरे बच्चों, पिक्सल। क्या नाम है, पिक्सल, ठीक है। पिक्सल नाम की कंपनी है और ये पिक्सल नाम की कंपनी क्या है, ये भी उपग्रह बनाती है और ये प्राइवेट कंपनी है भारत की, ठीक है, प्राइवेट कंपनी है भारत की। इसके अलावा एक और याद रखिएगा, भारत की स्काई रूट, क्या नाम है, स्काई रूट एरोस्पेस, स्काई रूट एरो स्पेस, ठीक है, स्काई रूट एरोस्पेस नाम की कंपनी है। और ये जो स्काई रूट एरोस्पेस नाम की कंपनी है ये बनाती है रॉकेट बनाती है, ठीक है, ये प्राइवेट रॉकेट बनाती है। तो ये 3-4 कंपनियां भारत में हैं मेरे बच्चों जो कि प्राइवेट हैं, प्राइवेट है, सरकारी नहीं है। सरकारी कौन है, इसरो है, ठीक है, इसरो है। इसके अलावा प्राइवेट कंपनियों में बहुत सारी हैं, लेकिन मुख्यतः अग्निकुल याद रखिएगा, ये भी भारत की प्राइवेट कंपनी है जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमारे यहां भारत में मौजूद है और रॉकेट बनाती है। ध्रुवा स्पेस है, यह क्या बनाती है, उपग्रह बनाती है। पिक्सल है, क्या बनाती है, उपग्रह बनाती है। इसके अलावा स्काई रूट एरोस्पेस है मेरे बच्चों जो कि रॉकेट बनाने का काम करती है। तो ये 3-4 कंपनियों के नाम आप याद रखिए क्योंकि आगे इनका काम पड़ेगा, आगे इनके बारे में आपको जानकारी करंट अफेयर्स में भी मिलेगी और साथ ही साथ जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें भी इस पर डिस्कशन होगा। तो इसलिए इन सब चीजों को याद रखिए, नोट कर लीजिए इनको बहुत अच्छे तरीके से। हाँ भैया, अक्षय सिंह कह रहे हैं कि स्काई रूट न्यूज में रहता है। भैया जो न्यूज में रहता है सब मैं बताऊंगा मेरे बच्चे, यकीन रखो, मेहनत करने को तैयार रहो, सब कुछ यहां पे मैं बताऊंगा, कोई चीज नहीं, विथ करंट अफेयर्स मैं आपको अपडेट करूंगा। कल परसों में भी कोई घटना घटी होगी तो वो भी आपको अपडेट हो जाएगी। जो मेरे पुराने बच्चे होंगे वो बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। तो यहां पे मतलब इस क्लास को करने के बाद यकीन रखिएगा आपको किसी दूसरी जगह पर भटकने की जरूरत नहीं होगी, ना करंट अफेयर्स के लिए, ना किसी बेस किताब में आप खरीदनी पड़ेगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा। बस आप इनके नोट्स तैयार करते रहिए, बाकी नोट्स मैं आपको अवेलेबल कराता रहूंगा। बस साथ में थोड़ा मन लगा के पढ़िए, जो चीजें अच्छे से समझ में आए उसमें यस बोलिए, यस सर, जोश में रहिए, ठीक है, होश में। अभी मैं पूरे दिन क्लास लेकर आया हूं, पूरे दिन में मेरे लेक्चर वो थे, सेमिनार था, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे जोश के साथ आपके साथ सामने खड़ा हूं क्योंकि आपको देखकर मुझे जोश आता है। आप ठंडे रहोगे, आप ऐसे मुंह बनाए रहोगे तो फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है। और यहां पर मैं ये भी नहीं करूंगा कि आपका जो है कमेंट ऑफ करवा दूं, ये बहुत आसान काम है, कमेंट ऑफ करवा दूं, पता ही ना चले मुझे क्या आप बोल रहे हैं। लेकिन बच्चों, मेरे बच्चों, अगर मैंने आपका कमेंट ऑफ करा दिया तो कुछ ऐसे प्यारे बच्चे होते हैं जो सही कुछ सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ उनके डाउट्स होते हैं, वो उनको मैं मिस कर दूंगा। मैं उनका नुकसान नहीं चाहता, मैं सिर्फ आपका फायदा का चाहता हूं। इसलिए अच्छे कमेंट कीजिए, पॉजिटिव कमेंट कीजिए, कुछ पूछना वो भी आप पूछ सकते हैं, उसका मैं जवाब आपको दूंगा। लेकिन जबरदस्ती कि स्पीड, ठीक है, ये वो, ठीक है, हिंदी इंग्लिश, ये सब से दूर हटो यार, ठीक है, दूर हट जाओ इन सब चीजों से। नया जमाना है, नई तरीके से काम करो, शानदार तरीके से काम करो कि मतलब दिखाओ समस्याएं सबके साथ हैं, समस्याएं किसके साथ नहीं है, लेकिन उन समस्याओं का समाधान ढूंढो, कैसे मुझे इसको सॉल्व करना है, इस पर बात करो, तब आईएएस बनोगे। कल देश की समस्या तुम्हारे सामने है, अभी तो तुम्हारी जिंदगी की समस्या है। हिंदी इंग्लिश, स्पीड कम स्पीड ज्यादा, क्या कर रहे हो, ये सब कुछ मत करो, ठीक है। इधर देखो, ठीक है। तो ये समझ में आ गई बात, मैं बिल्कुल बात क्लियर हो गई मेरे बच्चों, सबको समझ में आ गया। हाँ बिल्कुल, मेंस के आंसर राइटिंग में नीरू इंग्लिश के कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करिए देवनागरी लिपि में करिए, ठीक है, उसको, ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूं, जैसे अब पिक्सल को पिक्सल ऐसे देवनागरी लिपि में लिख दिया मैंने, ठीक है। बात समझ में आ गई बच्चों? कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कुमार अमित भाई, मैं जो जरूरी होता है वही मैं देख लेता हूं, ठीक है। बहुत बहुत थैंक यू आंचल, थैंक यू सो मच, ठीक है, ठीक है बच्चों, पढ़ा दिया। तो अब देखो मेरे बच्चों, आपको इसरो क्या है, इसरो कैसे काम करती है, इसरो भारत के किस उसके अंदर अंतर्गत आती है, फिर उसके बाद विश्व की कौन कौन सी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित वो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उनको बता दिया। प्राइवेट संगठन कौन से हैं, कंपनी कौन है, उनको बता दिया। भारत में इसरो क्या है, इसरो के अलावा भारत में प्राइवेट कंपनियां कौन सी काम कर रही हैं, उनको बता दिया, क्योंकि ये सब काम आगे
इनका पढ़ेगा, ठीक है, तब आपको मजा आएगा, ठीक है। चल, हाँ हाँ, इसरो आप देवनागरी में लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, ऐसे कुछ नहीं। अगर इसरो को मेरे बच्चे ऐसे भी लिख लोगे तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन समझ रहे हो ना। हाँ, नहीं, अग्नि मिसाइल प्राइवेट कंपनी नहीं बनाया, मिसाइल अलग होती है, रॉकेट अलग होती है मेरे बच्चे, ठीक है, मेरे कलेजे के टुकड़े विशाल मिश्रा, ठीक है। अग्नि, अभी हम लोग उसको डिफेंस यानी रक्षा प्रौद्योगिकी में बात करेंगे आगे। मैं रॉकेट उड़ाकर दिखाऊंगा, यकीन मानो, रॉकेट उड़ाकर दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी बात हम लोग कर रहे हैं स्पेस की, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो चलिए, चलो बच्चों, तो ये चीजें हो गई। अब ये नोट कर लिया होगा मेरे बच्चों, सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। ये 3-4 की जरूरत पड़ेगी आगे, याद रखिएगा। अग्निकुल रॉकेट बनाता है, ध्रुवा स्पेस उपग्रह बनाता है, पिक्सल उपग्रह बनाता है, स्काई रूट रॉकेट बनाता है, ठीक है। तो आपने इसको आपको नोट कर लिया होगा, ठीक है। चलो मेरे बच्चे, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो करंट अफेयर पर आ जाते हैं, ठीक है। भारत में अगर आपसे पूछा जाए मेरे बच्चे कि अगर भारत में पूछा जाए, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चों, ठीक है। अगर भारत में पूछा जाए भारत की कौन सी कंपनी है जिसने अपना सबसे पहला रॉकेट बनाया, कौन सी प्राइवेट कंपनी है, अगर ये पूछा जाए, ये सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्या पूछा जा सकता है? भारत की पहली प्राइवेट कंपनी जिसने अपना रॉकेट लॉन्च किया, अपना रॉकेट बनाया, अपना रॉकेट बनाकर लॉन्च किया, कौन सी कंपनी है? तो याद रखिएगा मेरे बच्चों, यह कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस। ये नोट कर लीजिए पॉइंट के रूप में। क्या नोट कर लेंगे? क्या? भारत की पहली कंपनी, भारत की पहली प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट की बात हो रही है, भारत की पहली प्राइवेट कंपनी जिसने अपना खुद का रॉकेट बनाकर लॉन्च किया, वो कौन सी है? स्काई रूट एरोस्पेस। क्या नाम है? स्काई रूट एरोस्पेस। लिख लीजिए इसको पॉइंट में, ऐसे पॉइंट बना लिया कीजिए, ठीक है। कोई अगर इंफॉर्मेशन मिले तो आप इस तरीके से उसको इंफॉर्मेशन ऐसे से करके बना लीजिए और लिख डालिए कि भारत की पहली कंपनी, भारत की पहली कंपनी, पहली प्राइवेट कंपनी, ऐसे करके लिख डालिए। भारत की पहली प्राइवेट कंपनी जिसने अपना रॉकेट बनाकर छोड़ा, वो कौन सी है? स्काई रूट एरोस्पेस। ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो भारत की पहली प्राइवेट कंपनी जिसने अपना रॉकेट बनाया, वो कौन सी है? स्काई रूट एरोस्पेस। याद रखिएगा मेरे बच्चों। अगर पूछा जाए उस रॉकेट का नाम क्या है, यह भी पूछा जा सकता है कि भारत की पहली प्राइवेट कंपनी जिसने अपना रॉकेट बनाया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम याद रखिएगा मेरे बच्चों, उसका नाम है विक्रम एस। क्या नाम है मेरे बच्चों? विक्रम एस। क्या नाम है रॉकेट? विक्रम एस। ये नोट कर लीजिए। तो भारत की पहली प्राइवेट कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया रॉकेट विक्रम एस है। क्या है मेरे बच्चों? विक्रम एस है। हाँ, पीएम से हर चीज की परमिशन जो है वो, ठीक है, हर चीज की परमिशन जो होती है वो आपको गवर्नमेंट से लेनी पड़ेगी। अगर प्राइवेट कंपनी भारत में आप खोल रहे हैं, अगर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित, तो उसकी जो परमिशन है, उस परमिशन को आपको गवर्नमेंट से लेना ही पड़ेगा। बिना प्राइवेट उसके परमिशन के काम, गवर्नमेंट की परमिशन के बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है मेरे बच्चे। तो याद रखिएगा, इधर देखिएगा मेरे बच्चों, तो भारत की पहली कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी जिसने अपना रॉकेट बना के लॉन्च किया, याद रखिएगा स्काई रूट एरोस्पेस नाम है उसका। अच्छा, रॉकेट का नाम क्या है? विक्रम एस है। क्या नाम है मेरे बच्चों? विक्रम एस है। रॉकेट का नाम क्या है? विक्रम एस। यहीं रट लीजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब रट लीजिए यहीं पर, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है? तो ये विक्रम एस रॉकेट है, ठीक है। विक्रम एस रॉकेट, आप लोगों ने रॉकेट देखा होगा ना, ऐसे ऐसे करके रॉकेट होता है, इस तरीके से, ऐसे आप लोगों ने देखा होगा। तो ये विक्रम एस रॉकेट था जिसको सबसे पहले भारत में किसी प्राइवेट कंपनी ने लॉन्च किया। इसरो तो लॉन्च करता रहता है, इसरो तो गवर्नमेंट एजेंसी है, लेकिन भारत की पहली प्राइवेट कंपनी जिसने अपना रॉकेट लॉन्च किया उसका नाम था विक्रम एस था, ठीक है। और इस मिशन को क्या कहा गया? भारत में पहली बार हो रहा था ना, भारत में पहली बार कोई प्राइवेट कंपनी विक्रम एस नाम का रॉकेट लॉन्च कर रही थी। तो इस मिशन को जानते हो क्या कहा गया? इस मिशन का नाम दिया गया प्रारंभ। क्या नाम दिया गया मेरे बच्चों?
प्रारंभ। ठीक है, तो यह भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत में पहली बार जब प्राइवेट कंपनी ने अपना रॉकेट लॉन्च किया तो इस मिशन को क्या नाम दिया गया था। तो निश्चित, क्योंकि पहली बार हो रहा था, पहली बार को क्या बोलते हैं, प्रारंभ बोलते हैं, तो इसी वजह से इस मिशन का नाम क्या था मेरे बच्चों, प्रारंभ था। ठीक है, क्या नाम था, प्रारंभ। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा। तो 3 पॉइंट, देखो 3 पॉइंट आपको तैयार हो गए। पहला पॉइंट, पहली कौन सी प्राइवेट कंपनी ने अपना रॉकेट लॉन्च किया। दूसरा पॉइंट, क्या नाम था रॉकेट का, और इस मिशन को क्या बोला गया, प्रारंभ बोला गया। किसकी मदद से यह काम किया गया, इसरो की मदद से। मदद तो इसरो की ली जाएगी ना सर, क्योंकि सबसे पेरेंट जो सबसे मतलब कह सकते हैं कि इसरो तो भैया बाप, वो माई बाप तो है ही ना, इसरो को तो कोई वो नहीं कर सकता ना। इसरो तो सबकी पेरेंट, सबके पापा मम्मी हैं, वो माई बाप हैं, वो उसकी तो आप नहीं कर सकते। ये तो छोटी छोटी कंपनियां अपने हिसाब से काम करना चाह रही हैं, तो उसको भारत में कहा जा रहा है तुम भी करो भाई, कोई देर है, जैसे कि वहां पे कर रही है। ठीक है, इसमें प्राइवेट लोगों का इन्वेस्टमेंट होता है, नेहा कुमारी। ठीक है, बहुत सारी प्राइवेट कंपनी। तो ये मिशन, तो मिशन का नाम क्या रखा गया मेरे बच्चों, प्रारंभ रखा गया। दूसरी, अब ये बात आपको अगर समझ में आ गई होगी तो भारत में एक और इंफॉर्मेशन समझ लीजिए कि भारत में कौन सी पहली प्राइवेट कंपनी है। पहली तो रॉकेट जिसने लॉन्च किया वो तो आपको पता हो गया, लेकिन भारत की पहली कौन सी प्राइवेट कंपनी है जिसने अपना उपग्रह लॉन्च किया, उपग्रह लॉन्च किया, प्राइवेट कंपनी की बात कर रहा हूं। तो याद रखिएगा मेरे बच्चों, पिक्सल है, उसका नाम क्या है मेरे बच्चों, पिक्सल है। ठीक है, तो याद रखिएगा पिक्सल जो कंपनी है वो भारत की पहली कंपनी बनी, प्राइवेट कंपनी बनी, जिसने अपना सैटेलाइट लॉन्च किया। सैटेलाइट क्या होते हैं मेरे बच्चों, अभी आगे डिटेल में हम उस पर डिस्कस करेंगे। सैटेलाइट वो होते हैं जो पृथ्वी के, वो मशीनें होती हैं जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं और हमें बहुत सारी जो है सूचनाएं देती हैं, हमारे बहुत सारे काम आती हैं। हमारे जो ये मोबाइल या जिस की मदद से इस वक्त आप हमसे पढ़ पा रहे हो, ठीक है, ये जो सब सैटेलाइट की मदद से ही संभव हो पाता है। तो सैटेलाइट क्या करते हैं, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और हमें टेलीकम्युनिकेशन में मदद करते हैं, हमारे, ठीक है, हमारे जो है वो फोटो खींचते हैं ऊपर से, हमारे धरती के बारे में हमें जानकारी देते हैं। तो सैटेलाइट ये मशीनें होती हैं और इनको भेजने का काम कौन करता है मेरे बच्चों, ये रॉकेट करते हैं। तो रॉकेट सबसे पहला स्काई रूट एरोस्पेस ने भेजा और भारत का पहला सैटेलाइट यानी कि उपग्रह भेजने का काम प्राइवेट किस कंपनी ने किया, उसका नाम है पिक्सल। क्या नाम है मेरे बच्चों, पिक्सल। उस उपग्रह का नाम क्या था, अगर यह पूछ लिया जाए, एक एक चीज को रखते जाओ, उस उपग्रह का नाम क्या था जिसको पिक्सल कंपनी ने भेजा, उस प्राइवेट कंपनी ने भेजा। तो याद रखिएगा मेरे बच्चों, उसका नाम था शकुंतला। क्या नाम था, शकुंतला। क्या नाम था मेरे बच्चों, शकुंतला। ठीक है, तो इस बात में समझिएगा मेरे बच्चे कि ये, हां, इसरो तो सबका जाएगा। तो भारत की पहली प्राइवेट कंपनी जिसने अपना उपग्रह लॉन्च किया पिक्सल है। उपग्रह का नाम क्या है, शकुंतला है। भारत की पहली प्राइवेट कंपनी जिसने अपना रॉकेट लॉन्च किया स्काई रूट है। ठीक है, रॉकेट का नाम क्या है, विक्रम एस है। ठीक है, सब समझ में आ गया, मुझे लगता है कि बात बिल्कुल क्लियर। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया मेरे बच्चों 100%। अगर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया, 100% हो गया, तो बताइए कि बिल्कुल क्लियर है, हर चीज इसमें समझ में आ गई बात, समझ बताइए जल्दी मेरे बच्चों। सर प्राइवेट कंपनी इसरो का रॉकेट लॉन्चर का यूज कर सकती है? हां बिल्कुल कर सकती है मेरे बच्चे। अगर उसके पास सैटेलाइट है, वो सैटेलाइट भेजना चाहती है तो इसरो अपने रॉकेट की मदद से सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, नोट कर लो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जल्दी से। आर्टेमिस अकॉर्ड है, उसको मैं बाद में बताऊंगा जब सारे के सारे आपको चीजें बता दूंगा। मून मिशन, चंद्रयान, तो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। अभी आप तैयार नहीं हो उसको समझने के लिए। आप हो सकता तैयार हो जो पूछ रहे हैं, लेकिन मेरे और सब नन्हे मुन्ने मेरे प्यारे बच्चे तैयार नहीं हैं, जो अभी अभी मार्केट में आए हैं, तैयारी करने की मार्केट में आए हैं और उनको अभी बेसिक चीजें नहीं पता है। अगर मैं उनको अभी ये डिस्कस करूंगा तो वो परेशान हो जाएंगे। तो मुझे मेरे हिसाब से बढ़ने दो, एक एक चीज को मैं बताऊंगा, दिल खोल के बताऊंगा, बताने के लिए ही मैं आया हूं, तो मैं पूरा बताऊंगा, उसके लिए परेशान मत हो। लेकिन जिस चीज का समय जब आएगा तब बताऊंगा, ठीक है मेरे बच्चे। ठीक है, बाकी मेरे बच्चे ये प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे से बच्चे हैं, इनको सब कुछ समझ में आना चाहिए ना। आप कुछ ब्रिलियंट लोग, मान लो कुछ लोग आ गए और उन्होंने जबरदस्ती बीच की चीजें पूछी तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। तो मुझे सबका साथ और सबका विकास करना है ना, रियल में करना है। ठीक है, तो रियल में करना है तो यहां पे, ठीक है,
बात समझ में आया? आंसर राइटिंग बेटा अभी मोनिका साहू, अभी आप थोड़ा सा बेसिक तैयार कर लीजिए, उसके बाद आपको यहां पर मेंस के क्वेश्चंस दिए जाएंगे, प्रीलिम्स के क्वेश्चन दिए जाएंगे, प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करिएगा आप लोग, रोज के रोज आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन दिए जाएंगे, रोज के रोज मेंस के क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस करिएगा, उसको आपको जो है बताया जाएगा कि कैसे आपको लिखना है, कैसे ऐड ऑन करना है, वो सब कुछ आपका कराया जाएगा। अभी थोड़ा सा तैयार, अभी तो शुरू किया ना, तो कहां भागे जा रहे हैं? हाँ ठीक है। हाँ सर, इसका मिसयूज नहीं हो सकता, सबका जो है कि तो होप कि मेरे बच्चों आपने इसे नोट कर लिया होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं मेरे बच्चों कि उपग्रह क्या होते हैं। अब देखो और बेसिक पर आते हैं, मजा आएगा इस चीज को समझने में। उपग्रह क्या होते हैं, किस तरीके से, ठीक है, थैंक यू सौम्या सिंह। ठीक है, तो अब यहां पर अब सोचते हैं उपग्रह क्या होते हैं। तो मैंने क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, अब सोचो बिल्कुल कलम कॉपी रख दो मेरे बच्चे, ठीक है, फ्री है। हाँ अब बिल्कुल बिल्कुल आप कलम रोक दो, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर रोक के समझो, कॉन्सेप्ट समझो मेरे बच्चों, फिर नोट करने का पूरा मौका दूंगा। समझो मेरे बच्चे कि मैंने क्या बताया कि अगर मान लीजिए कि ये पृथ्वी है हमारी, ठीक है, अब मेरी ये पृथ्वी है, अब इस पृथ्वी के चारों तरफ अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पिंड अगर मान लीजिए इसके चारों तरफ कोई भी पिंड अगर इस पृथ्वी के चारों तरफ, इसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो इसी पिंड को हम लोग मेरे बच्चों क्या बोल देते हैं? उपग्रह बोल देते हैं। आ रही मेरी बात समझ में? तो याद रखिएगा, पृथ्वी के चारों तरफ उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में अगर कोई चीज, कोई भी पिंड अगर चक्कर लगाता है तो हम उसे उपग्रह, पृथ्वी का उपग्रह कह देते हैं। क्या बोल देते हैं? पृथ्वी का उपग्रह कह देते हैं। अब समझ लीजिए मेरे बच्चों, ठीक है, अब यहां पे समझिएगा, अब ये जो मेरे बच्चों उपग्रह है ना, मेरे बच्चों, ये उपग्रह दो प्रकार के हो सकते हैं। एक उपग्रह होता है मेरे बच्चों प्राकृतिक, यानी जिसे प्रकृति ने बनाया है, जिसे प्रकृति ने बनाया है उसे बोलते हैं प्राकृतिक उपग्रह। और एक ऐसे होते हैं जिसको मानव ने अपने किसी काम के लिए बनाया है, किसी एम के लिए बनाया, उसे बोलते हैं कृत्रिम उपग्रह। तो प्राकृतिक उपग्रह होते हैं और कृत्रिम उपग्रह होते हैं। प्राकृतिक उपग्रह का मतलब जैसे हमारा चंद्रमा, ठीक है मेरे बच्चों, चंद्रमा प्रकृति ने बनाया है, ठीक है, और यह प्रकृति में मौजूद होता है और हमारी पृथ्वी के चारों तरफ घूमकर क्या करता है? हमारे पृथ्वी के चारों तरफ घूमता रहता है। तो ये कैसा उपग्रह हो गया? प्राकृतिक उपग्रह हो गया। चंद्रमा कैसा उपग्रह है मेरे बच्चों? प्राकृतिक उपग्रह है। इसके अलावा कुछ उपग्रह मानव अपने एम के लिए बनाता है, कुछ काम के लिए बनाता है, उसे छोड़ देता है, ठीक है, पृथ्वी के ऊपर, और वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाकर हमें बहुत सारी सूचनाएं, हमें बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारी सुविधाएं देने का काम करता है। ऐसे उपग्रह को हम लोग कृत्रिम उपग्रह बोलते हैं। तो जैसे अक्सर आप लोग सुनते होंगे, जो पढ़ते थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे होंगे, वो आप सुनते होंगे कि जैसे जीसैट है, ठीक है, जीसैट है, कार्टोसैट है, ठीक है, कार्टोसैट है, इस तरीके के आप सैटेलाइटों के नाम सुनते होंगे, कार्टोसैट है, रीसैट है, इस तरीके के जो सैटेलाइटों के नाम सुनते होंगे, उपग्रहों के नाम सुनते होंगे, ये कैसे उपग्रह है मेरे बच्चों? कृत्रिम उपग्रह हैं। अब ये जो कृत्रिम उपग्रह है ना मेरे बच्चे, ये कृत्रिम उपग्रह अलग अलग काम के लिए बनाए जाते हैं और इनके अलग अलग नाम होते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरे बच्चों, ठीक है, समझिए कि अब अगर देखोगे तो भारत के हिसाब से, क्योंकि हमें पढ़ना है, क्योंकि आपको सिलेबस में देखा ही कि देशज विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तो भारत के हिसाब से अगर हम देखें तो भारत ने सैकड़ों उपग्रह भेज दिए हैं, सैकड़ों कृत्रिम उपग्रह भेज दिए हैं। प्राकृतिक तो एक ही हमारे पास चंद्रमा है, ठीक है, उसे तो प्रकृति ने बनाया, लेकिन कृत्रिम उपग्रह भारत ने कई भेज दिए हैं, सैकड़ों भेज दिए हैं। और सबके किसी का नाम क्या होता है? जीसैट होता है, किसी का सीसैट होता है, किसी का रीसैट होता है, किसी का कार्टोसैट होता है, बहुत नाम है। अब आप परेशान हो जाएंगे, सर ये इतने नाम हम कैसे याद करेंगे? सर हम कैसे इसको याद करेंगे? कैसे इसे रटेंगे? कौन सा क्या काम करता है? कौन सा किस काम में आता है? कौन सी हमें सुविधाएं दे रहा है? हम तो परेशान हो जाएंगे सर ना, बताइए कैसे करें? तो मेरे बच्चे, मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगले 15 से 20 मिनट के अंदर भारत के जितने उपग्रह हैं उन सब को कैटेगराइज करने जा रहा हूं, सबको वर्गीकृत करने जा रहा हूं मैं, ठीक है, उनका वर्गीकरण,
ठीक है, उनका क्लासिफिकेशन करने जा रहा हूं मैं, और ऐसा क्लासिफिकेशन करके मैं बता दूंगा कि आप उपग्रह का नाम देखेंगे और तुरंत बता देंगे कि सर ये काम करता है। नाम देखेंगे तुरंत बता देंगे सर ये इसका काम ये है, ठीक है, ये हमें ये सुविधाएं देता है, ये गारंटी लेता हूं, मजा आ जाए। सैकड़ों उपग्रह रटने की जरूरत नहीं है, नाम देखते ही आप बता देंगे, खटाक से सारा वर्गीकरण कर दूंगा, ठीक है, बस 15 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। तो उसको देखते हैं। तो पहले इसे नोट कर लीजिए कि वो पिंड जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? उपग्रह। उपग्रह क्या होते हैं? प्राकृतिक, जो प्रकृति ने बनाया है, जैसे हमारी पृथ्वी का चंद्रमा है। कृत्रिम उपग्रह अलग अलग काम से होते हैं, अलग अलग उनके नाम होते हैं, उनके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है मेरे बच्चों, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। तो चलिए इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। कृत्रिम उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, ठीक है। हाँ, जीएसएलवी पीएसएलवी से भेजा जाता है विशाल मिश्रा, लेकिन वो जीएसएलवी से एसएलवी क्या होते हैं उनको सब मैं बताऊंगा। मैंने बताया बस चुपचाप पढ़ो, मजा करो, इंजॉय करो, ठीक है, सब मैं बताऊंगा, कुछ छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया होगा, होप की इसमें तो कुछ है ही नहीं, नोट का हो गया होगा मेरे बच्चे। तो अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं मेरे बच्चों कृत्रिम उपग्रह की, ठीक है। कृत्रिम उपग्रह हम लोग किसके बारे में बात करने जा रहे हैं मेरे बच्चों? कृत्रिम उपग्रह, ठीक है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, क्या बोलेंगे इसे? आर्टिफिशियल सैटेलाइट या कृत्रिम उपग्रह। सुनिएगा मेरे बच्चों, बहुत अच्छे से समझिएगा। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट या कृत्रिम उपग्रह की मेरे बच्चों बात की जाए तो सबसे पहले आता है दूर संचार उपग्रह। इसमें सबसे पहले आएगा दूर संचार उपग्रह, ठीक है, दूर संचार उपग्रह आएगा, ठीक है, दूर संचार उपग्रह। दूर संचार उपग्रह को हम लोग ठीक है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी बोलते हैं। इंग्लिश में भी बता दे रहा हूं, हिंदी में तो मैंने बता दिया, इंग्लिश में दोनों चीजें आपको तैयार हैं। तो ऐसे सैटेलाइट क्या कहलाते हैं बच्चों? टेलीकॉम सैटेलाइट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? टेलीकॉम सैटेलाइट, ठीक है, टेलीकॉम सैटेलाइट। तो दूर संचार उपग्रह क्या होते हैं मेरे बच्चों, समझिएगा, और यहीं पर आपको सारी कैटेगरी बता दूंगा। दूर संचार उपग्रह कौन से होते हैं मेरे बच्चों? जो पृथ्वी से, ध्यान दीजिएगा, जो पृथ्वी से, मान लीजिए हमने उपग्रह भेज दिया इस मशीन के जरिए, और यहां से हम मान लीजिए फोन किसी को कर रहे हैं, तो फोन से निकलती हैं, जैसे आपने फोन को डायल किया वैसे इसमें से निकलती हैं रेडियो तरंगे। ये रेडियो तरंगे, ठीक है, रेडियो तरंगे जाती हैं सैटेलाइट को, फिर वो सैटेलाइट से इस पे जाती है, सैटेलाइट उसे भेज देता है दूसरी तरफ जहां पर आप बात करना चाहते हैं। तो यहां पर आपने फोन डायल किया, इससे रेडियो तरंगें गई सैटेलाइट पर, सैटेलाइट से फिर उस फोन पर गई जिस पर आप बात करना चाहते हैं। या फिर आप मान लीजिए कोई टीवी प्रसारण हो रहा है, मान लीजिए आईपीएल के मैचेस चल रहे हैं। अब आईपीएल के मैचेस अगर यहां पर चल रहे हैं, यहां खेल हो रहा है, इसको ब्रॉडकास्ट किया जाता है रेडियो तरंगों के माध्यम से। यह जाता है कहां पर? हमारे सैटेलाइट पर, हमारे सैटेलाइट पर जाता है, फिर सैटेलाइट इसे धरती पर भेजती है, और धरती पर हमारे जो डिश एंटीना होते हैं या हमारे इंटरनेट के जरिए ये हमारे फोन में या हमारी टीवी में हमें दिखाई पड़ता है। तो समझिए मेरे बच्चों कि ऐसे कृत्रिम उपग्रह जिनका उपयोग दूर संचार में किया जाता है, ठीक है, किसमें किया जाता है मेरे बच्चों? दूर संचार में किया जाता है। किसमें? आपके दूर संचार करने में किया जाता है। जैसे आप टीवी देखते हैं, ठीक है, टीवी देखते हैं या इससे रेडियो सुनते हैं, ठीक है, मोबाइल यूज करते हैं, ठीक है, मोबाइल यूज करते हैं, या फिर आप जो है वो मोबाइल यूज करते हैं, या फिर आप जो है उसका इंटरनेट यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं। अगर ये सारा काम आप करते हैं, ठीक है, तो ये किसकी मदद से हो पा रहा है? याद रखिएगा मेरे बच्चों, ये सारा का सारा आपका दूर संचार यानी टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट की मदद से हो पा रहा है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो अब यहां पर देखिएगा, ठीक है, तो टीवी, रेडियो, मोबाइल, इंटरनेट, इन सब की सुविधाएं जो देते हैं सैटेलाइट, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? दूरसंचार उपग्रह, टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट। अब भारत ने क्या कोई सर टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट भेजे हैं? बहुत सारे भेजे हैं। तो तुम सबको नहीं रट पाओगे, ठीक है, सबको याद नहीं कर पाओगे, तो इसलिए मैं कुछ नाम बता देता हूं। जब भी उनको देखो तुरंत आप समझ जाना कि एग्जैक्टली ये सब दूरसंचार उपग्रह हैं जिनकी मदद से हमें टीवी, रेडियो, मोबाइल, इंटरनेट जैसी सुविधाएं मिल रही हैं।
अगर मेरे बच्चों याद रखिएगा ध्यान से, मतलब इंडियन सैटेलाइट कौन कौन से हैं, भारतीय उपग्रह कौन कौन से हैं, कौन कौन से उपग्रह हैं जो कि उसमें दूरसंचार है। तो अगर आप लोग मेरे बच्चों इनसेट नाम का सैटेलाइट देखें, इनसेट नाम का, इनसेट नाम है 1A, इनसेट 1B, इनसेट 2A, इनसेट 2B, अगर इस तरीके के सैटेलाइट कोई भी देखे मेरे बच्चों, बिल्कुल घबराना नहीं, आंख बंद करके मार देना कि यह दूरसंचार उपग्रह है। क्या है? दूरसंचार उपग्रह। तो इनसेट नाम का अगर कोई सैटेलाइट मेरे बच्चों आपको दिखाई पड़े तो यह समझ लेना कि वह दूरसंचार उपग्रह है। इसकी वजह से टीवी, रेडियो, मोबाइल, इंटरनेट सुविधाएं हमें मिल पा रही हैं। अगर आपको जीसैट नाम के सैटेलाइट दिखें, जीसैट 1, जीसैट 2, जीसैट 3, जीसैट 4, जीसैट 5, जीसैट 6, अगर इस तरीके से, ठीक है, तो इस तरीके के अगर सैटेलाइट आपको दिखे मेरे बच्चों, तो तुरंत आप समझ जाइएगा कि ये भी क्या है, ये टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है, दूरसंचार उपग्रह है। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई। ठीक है, अगर आपको मेरे बच्चों सीएमएस नाम का सैटेलाइट दिखे, सीएमएस 1, सीएमएस 2, सीएमएस 3, सीएमएस 4, सीएमएस 5, सीएमएस 6, अगर इस तरीके के सैटेलाइट दिखे तो भी आप समझ जाइएगा ये दूरसंचार उपग्रह है। तो याद रखिएगा मेरे बच्चों, आप पहचानने की जरूरत नहीं है, आपको 20, 25, 30 सैटेलाइट ऐसे ही याद हो गए। मतलब इनसेट दिखे, कुछ नहीं सुने, इनसेट नाम है, इनसेट 1A, इनसेट 1B, इनसेट 2C, 2A, 2B, कुछ भी दिखे आप तुरंत मार दीजिएगा दूरसंचार उपग्रह। इसकी मदद से हमें टीवी, रेडियो, मोबाइल, इंटरनेट की सुविधाएं मिल रही हैं। अगर सीएमएस नाम का सैटेलाइट दिखे तो मार दीजिएगा टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है। अगर आपसे से पूछा जाए जीसैट कैसे सैटेलाइट है तो आप तुरंत मार दीजिएगा कि यह दूरसंचार उपग्रह है। हाँ, ये सारे इंडियन, मैं इंडियन ही बताऊंगा ना, क्योंकि हम लोगों क्या इंडियन पर ही सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, बाहर पर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो इनसेट नाम का सैटेलाइट, जीसैट नाम का सैटेलाइट, सीएमएस नाम के सैटेलाइट जो है मेरे बच्चों, ये दूरसंचार उपग्रह की कैटेगरी है। यानी ये वर्गी जो ये सैटेलाइट है, ये दूरसंचार कैटेगरी में हमारे भारत द्वारा छोड़े गए हैं। ठीक है, तो जो भारतीय उपग्रह है मेरे बच्चों, तो इसमें इनसेट, जीसैट और सीएमएस हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपसे आज से बिल्कुल आश्वस्त हो जाइएगा। आपको 20, 25, 30 सैटेलाइटों के नाम नहीं याद रखने हैं, बस इनके इस तरीके के कोई सैटेलाइट दिखे आप तुरंत बता दीजिएगा दूरसंचार उपग्रह है। ठीक है मेरे बच्चों, तो जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर मैं दूसरे के बारे में बताता हूं। जल्दी नोट करिए। ये कब लॉन्च हुआ था ये सब नहीं पूछा जाएगा, तुम परेशान मत हो ऋषिकेश देवदत्त, ये सब यूपीएससी नहीं पूछता है। ठीक है, और ना स्टेट पीसीएस भी अब पूछते हैं कब अगर कोई लेटेस्ट लॉन्च हुआ होगा, लेटेस्ट मतलब कि पिछले 6 महीने पहले, 3 महीने पहले, 2 महीने पहले, तो वो करंट अफेयर वाला पूछा जाता है। बाकी और सब कब लॉन्च हुए थे वो सब आपसे 25, 30 है, ये नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, अगर पिछले 6 महीने पहले, 3 महीने पहले, 8 महीने पहले कोई लॉन्च हुआ है तो वो पूछा जाता है, उसको मैं करंट अफेयर के साथ अपडेट करूंगा, तुम उसके लिए परेशान मत हो। बाकी जो है ये 25, 30 को रटने की जरूरत नहीं, कब लॉन्च हुआ था, कितना लॉन्च हुआ, ये ना कभी पूछा गया है ना पूछा जाएगा। लेटेस्ट पूछे जाते हैं, वो मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? बात समझ में आया? ठीक है, नहीं नासा वगैरह नहीं, जो नासा के बारे में आपसे पूछा जाएगा वो भी मैं पढ़ाऊंगा। यहां पर जो इंडियन सैटेलाइट्स हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। कोई मेंशन जो स्पेशल सैटेलाइट नासा भेजता है या चाइना भेजता है वो उसके बारे में आपसे पूछा जाता है, तो वो जब हम लोग लास्ट में करेंगे ना उसको करंट अफेयर के साथ और सब कुछ के, तो उसको हम करेंगे, तुम परेशान मत हो, सब मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, बिल्कुल बात। चलिए, हाँ, तो अब यहां पर हो गया। अब दूसरा सैटेलाइट मेरे बच्चों, दूसरा सैटेलाइट, अब दूसरा सैटेलाइट की अगर बात की जाए तो कुछ सैटेलाइट होते हैं मेरे बच्चों जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और पृथ्वी के मौसम की जानकारी देते हैं। किसकी जानकारी देते हैं मेरे बच्चों? मौसम की जानकारी। ठीक है, तो याद रखिएगा मौसम की जानकारी जो देने वाले उपग्रह होते हैं, कब बारिश होगी, कब तूफान आएगा, कब जो है वो समुद्री तूफान आएगा, तो मौसम की जानकारी देने वाले उपग्रहों को बोला जाता है मौसमी उपग्रह। क्या कहा जाता है मेरे बच्चों? मौसमी उपग्रह, यानी मौसमी उपग्रह या वेदर सैटेलाइट। क्या होता है? वेदर
सैटेलाइट इन्हें कहा जाता है। तो वेदर सैटेलाइट या मौसमी उपग्रह क्या करते हैं मेरे बच्चों? मौसम की जानकारी देते हैं। क्या देते हैं? मौसम की जानकारी देते हैं। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों। तो मौसमी उपग्रहों की अगर मेरे बच्चों बात की जाए तो भारत में मौसमी उपग्रहों की, यानी भारतीय कौन से उपग्रह हैं? भारत के उपग्रह जो मौसम की जानकारी देते हैं। तो याद रखिएगा मेरे बच्चों, बहुत सारे हैं लेकिन आपको रटने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे बच्चों आपको कल्पना नाम का सैटेलाइट दिख जाए, कल्पना नाम का, ठीक है, कल्पना नाम का, कल्पना 1, कल्पना 2, कल्पना 3, कल्पना 4, अगर कल्पना नाम का सैटेलाइट आपको दिख जाए, कल्पना 1, कल्पना 2, कल्पना 3, कल्पना 4, ऐसा कुछ सैटेलाइट आपको दिख जाए, आप आंख बंद कर बताइएगा कि यह कैसा सैटेलाइट है। यह मौसमी उपग्रह है जो हमें मौसम की जानकारी देता है, कब बारिश होनी है, कब तूफान आ रहा है, कब जो है वो क्या बोलते हैं, कहां पर सूखा पड़ेगा। तो ये सारी बातें जो है वो कौन बताते हैं? मौसमी उपग्रह। मौसमी उपग्रहों की जो प्रणाली भारत में है, यानी भारत में जो मौसमी उपग्रह मौजूद है मेरे बच्चों, वो कल्पना नाम के हैं। क्या नाम है? कल्पना नाम के। तो कल्पना नाम के भारतीय जो उपग्रह हैं वो मौसम की जानकारी देंगे। इसके अलावा मेरे बच्चों इनसेट नाम का सैटेलाइट हो, ठीक है, इनसेट नाम का सैटेलाइट हो, और अगर वो 1A 1B, ध्यान से समझिएगा, 1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 2D अगर दिखे तो वो क्या है? दूर संचार उपग्रह है। क्या है? दूर संचार। लेकिन अगर इनसेट के आगे लिख उठे 3D, ठीक है, 4D, ठीक है, 3DS, ऐसे कुछ लिख जाए, ठीक है, 3D 4D 3DS, अगर इस तरीके का कुछ नाम लिखे रहे, अगर फिर ध्यान से समझिएगा, अगर इनसेट के आगे लिखा रहे 1A 1B 1C 2A 2B 2C, ऐसा कुछ लिखा रहे तो वो क्या हो गया? दूर संचार उपग्रह। लेकिन अगर इनसेट के आगे लिखा रहे 3D 4D 3DS, ऐसा कुछ दिखे तो आप समझिएगा कि वो दूर संचार उपग्रह नहीं है मेरे बच्चों, वो इनसेट का मौसमी उपग्रह है, यानी कि मौसमी उपग्रह है, वो दूर संचार का काम नहीं करेगा। फिर से मैं बता दे रहा हूं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए, यहां नहीं समझे तो कहीं नहीं समझ में आएगा। क्या मैंने बताया? अगर इनसेट के आगे 1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C इस तरह से लिखा हो तो यह क्या हो गया? दूर संचार। अगर उसी जगह पे 3D 4D 3DS ऐसा कुछ लिखा हो, अलग सा लिखा हो, तो आप तुरंत समझ जाइएगा यह दूर संचार नहीं बल्कि मौसमी उपग्रह है। आ रही बात समझ में? तो यह किस तरीके का सब हो गया? यह मौसमी उपग्रह हो गए। क्या हो गए मेरे बच्चों? मौसमी। कौन सा? पहला कल्पना, दूसरा इनसेट का 3D 4D 3DS, इस तरीके से सारी चीजें सब प्रोवाइड किया है। पहले यहां पर ध्यान दो, ठीक है, तो यहां पे ध्यान दो, ठीक है, बात समझ में आ रही? तो किस तरीके से, तो कल्पना नाम का कोई सैटेलाइट दिखे, इनसेट नाम का कोई सैटेलाइट मेरे बच्चों दिखे तो आप तुरंत समझ जाइए, इनसेट का 3D 4D इस तरीके का सैटेलाइट दिखे तो तुरंत आप समझ जाइएगा ये मौसमी उपग्रह हैं। कैसे उपग्रह है मेरे बच्चों? मौसमी उपग्रह हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आ गई होगी, बिल्कुल बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है मेरे बच्चों, मुझे लगता है बहुत शानदार तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं, एक एक बात आपको समझ में आनी चाहिए और आ रही होगी क्योंकि यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं यार। ठीक है, ये सारी बातें बिल्कुल एबीसीडी की तरह से बता रहा हूं, ये भी ना समझ में आए तो बेकार है। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो बहुत यार बस सीधी सी बात है, मौसम की जानकारी मौसमी उपग्रहों द्वारा ना। भारत में मौसमी उपग्रह किस नाम से जाने जाते हैं? कल्पना नाम से, इनसेट 3D 4D 3DS इन सब के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, इतनी बात आपने नोट कर ली। अब मेरे बच्चों मौसम दो हो गए, पहली चीज आपने जान ली, भारत के कृत्रिम उपग्रहों में दूरसंचार उपग्रह, ठीक है, कौन से नाम से जाने जाते हैं। दूसरा मैंने आपको बता दिया, भारत में मौसमी उपग्रह, मौसम की जानकारी देने वाले मौसमी उपग्रह होते हैं, किस नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, याद हो गया। अब मेरे बच्चों अगर मान लीजिए कुछ ऐसे उपग्रह होते हैं मेरे बच्चे, ठीक है, कुछ ऐसे उपग्रह होते हैं, कुछ ऐसे उपग्रह होते हैं जो पृथ्वी के चारों तरफ, ध्यान से, ये तीसरे टाइप का है। ठीक है, ये कौन सा हो गया मेरे बच्चे? ठीक है, ये कैसे हो? ये पहला दूरसंचार उपग्रह मैंने आपको बता दिया। दूसरा मैंने आपको क्या बता दिया मेरे बच्चों? दूसरा मैंने आपको बता दिया मौसमी उपग्रह। अब तीसरा उपग्रह बताने जा रहा हूं, तीसरे उपग्रह का टाइप भारत में। तो तीसरे उपग्रह की अगर मैं बात करूं तो पृथ्वी के चारों तरफ कुछ ऐसे उपग्रह होते हैं जो घूमते हैं, चारों तरफ घूमते हैं और पृथ्वी की फोटोग्राफी करते हैं। आ रही बात समझ में? पृथ्वी की
फोटोग्राफी करते हैं, पृथ्वी का चित्र लेते हैं, पृथ्वी का नक्शा उतारते हैं, ठीक है, पृथ्वी का नक्शा उतारते हैं, पृथ्वी के बारे में जानकारी देते हैं, पृथ्वी के सतह के ऊपर क्या हो रहा है, पृथ्वी के सतह के नीचे क्या हो रहा है, पृथ्वी के ऊपर जो है वो समुद्र में क्या हो रहा है, ठीक है, हर चीज की जानकारी देते हैं। हमारे जो है एनवायरमेंट में कौन से, हमारे पर्यावरण में कौन से बदलाव आ रहे हैं, कहां पर ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, कहीं पर कोई आपदा आ जाती है तो आपदा की जानकारी देते हैं, आपदा को कैसे मैनेज किया जा रहा है उसके बारे में जानकारी देते हैं, सब कुछ, यानी ऊपर से चित्र लेते हैं और चित्र ले लेकर हमें बहुत सारी जानकारियां देते हैं। तो ऐसे उपग्रह जो हमारे पृथ्वी की जानकारी, पृथ्वी की सतह है, ठीक है, पृथ्वी की सतह है, ठीक है, उसके समुद्र, ठीक है, उसके समुद्र, ठीक है, सतह के नीचे जो आपके खनिज भंडार हैं उनके बारे में, ठीक है, खनिज भंडार उनके बारे में, इन सब के बारे में जो जानकारियां मेरे बच्चों देते हैं, ऐसे उपग्रहों को जानते हो क्या बोलते हैं? ऐसे उपग्रहों को हम नाम देते हैं मेरे बच्चों, ऐसे उपग्रहों को रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, या हिंदी में बोलते हैं सुदूर संवेदन उपग्रह। क्या बोला जाता है मेरे बच्चों? सुदूर संवेदन उपग्रह के नाम से जाने जाते हैं। तो सुदूर संवेदन उपग्रह या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ठीक है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट क्या होते हैं? जो हमें क्या करते हैं? पृथ्वी की सतह के बारे में, उसके समुद्र के बारे में, उसके सतह के नीचे खनिज भंडारों के बारे में, इन सब के बारे में जानकारी देते हैं। कहीं पर आपदा अगर आ जाती है, ठीक है मेरे बच्चों, अगर कहीं पर पृथ्वी पर कहीं पर आपदा आ जाती है, ठीक है, आपदा आ जाती है तो आपदा प्रबंधन में काम करते हैं, आपदा की जानकारी देते हैं कि आपदा कैसी है, किस तरीके से है, कौन लोग प्रभावित हुए हैं, उसको कैसे मैनेज करना है, तो इन सब के बारे में जानकारी देते हैं। तो ये सब जो जानकारी देते हैं वो सुदूर संवेदन उपग्रह या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट देते हैं, ठीक है। ऐसे सैटेलाइटों को क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? ध्यान से समझिएगा, ऐसे सैटेलाइट, ऐसे उपग्रह जो पृथ्वी की सतह, उसके समुद्र सतह के नीचे खनिज भंडारों, आपदा की जानकारी, ये सब देते हैं, उन्हें सुदूर संवेदन उपग्रह बोलते हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल बता दूं तो और स्पष्ट हो जाएगा, जैसे मैंने कहा पिक्चर से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है, सब बताऊंगा, विशाल मिश्रा सब बताऊंगा, आगे आगे मत वो करो, नहीं तो फिर समझो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला, ठीक है। तो यहां पर तो अब जैसे पृथ्वी, जैसे मैं एक चित्र बता दूं जैसे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये चित्र है मेरे बच्चों, ये तुर्की में आए हुए भूकंप का है, तुर्की में आए हुए भूकंप का है। अब तुर्की में भूकंप आया, अब उस भूकंप की वजह से कितना नुकसान हुआ, कितनी दूर नुकसान हुआ, कैसे हुआ, तो 2023 में जो पृथ्वी इसमें तुर्की में भूकंप आया तो कहां कहां पर नुकसान हुआ, कैसे कैसे नुकसान हुआ, इस सब की जानकारी हमें कैसे मिली? हमको इस चित्र के द्वारा मिली। और यह चित्र किसने लिया? चित्र किसने लिया? ये चित्र जो है वो सुदूर संवेदन उपग्रहों द्वारा लिया गया, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के द्वारा लिया गया। आ रहा है मेरे बच्चों मेरी बात समझ में? तो ऐसे सुदूर संवेदन उपग्रह क्या करते हैं? पृथ्वी का चित्र लेते हैं और पृथ्वी का चित्र उतार कर हमें जानकारी देते हैं कि कहां पर कौन सी घटना घट रही है, ठीक है। तो ये मैं आपको बिल्कुल लाइव तस्वीर दिखा रहा हूं, मतलब लाइव का मतलब कि ओरिजिनल तस्वीर दिखा रहा हूं। ये तुर्की की तस्वीर है, जब तुर्की में भूकंप आया पिछले साल, तो वहां की तस्वीरें लेकर भेजी गई, जिससे पता चला इतना नुकसान हो गया है। जो लोग हैं, जो लोग बच गए हैं, उनको यहां पर कैंप में रखा गया। ये आपको जो व्हाइट कलर के दिखा, वहां पर एक स्टेडियम था, उस स्टेडियम में कैंप बनाया गया था और उस कैंप में जो है लोगों को रखा गया था, ठीक है मेरे बच्चों। तो कैंप में उन लोगों को रखा गया था। तो ये कैंप दिख रहे हैं उस स्टेडियम के अंदर, और यहां पर जो डिस्ट्रक्शन हुआ है या नुकसान हुआ ये दिख रहा है। तो ये सब जानकारियां कैसे मिलती हैं मेरे बच्चों? ये सब अगर हमारी, जैसे कहते हैं ना कि वो उसमें चाइना जो है हमारी इस जमीन को कब्जा कर गया है, तो कैसे पता चलता है? क्योंकि ऊपर से चित्र लिया जाता है और बताया जाता है कि भैया चाइना ने यहां पे कॉलोनी बना दी है, यहां पर वो घुसपैठ कर चुके हैं। आ रही बात? तो ये सब किसकी मदद से होता है मेरे बच्चों? सुदूर संवेदन उपग्रहों के द्वारा होता है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के द्वारा होता है। तो मुझे लगता है आप सबको 101% समझ में आ गया होगा कि सुदूर संवेदन उपग्रह क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा इस चित्र के द्वारा। तो क्या सर भारत में जो भारतीय उपग्रह हैं
भारतीय उपग्रह हैं, तो क्या भारतीय उपग्रह इस सुदूर संवेदन उपग्रहों की कैटेगरी में भारतीय उपग्रह हैं? बिल्कुल है मेरे बच्चों। तो याद रखिएगा मेरे बच्चों, अगर आपको आईआरएस नाम के सैटेलाइट दिखें, आईआरएस नाम के, किस नाम से मेरे बच्चों? आईआरएस नाम के, तो तुरंत समझ जाइएगा ये सुदूर संवेदन उपग्रह है। आईआरएस 1, आईआरएस 2, आईआरएस 3, आईआरएस 4, आईआरएस 5, अगर ऐसा कुछ दिखे तो तुरंत समझ जाइएगा ये भारतीय उपग्रह है और ये सुदूर संवेदन उपग्रह है जो हमें विभिन्न प्रकार की जानकारी देता है। इसके अलावा अगर मेरे बच्चों आपको कार्टोसैट सैटेलाइट दिखे, कार्टोसैट नाम के सैटेलाइट दिखें, तो ये भी आप समझ जाइए कार्टोसैट 1, कार्टोसैट 2, कार्टोसैट 3, तब भी आप समझ जाइएगा सुदूर संवेदन उपग्रह है। इसके अलावा मेरे बच्चों अगर आपको रिसैट नाम का सैटेलाइट दिखे, रिसैट, रिसैट 1, रिसैट 2, रिसैट 3, रिसैट प्रो, तो ये क्या होता है? तो ये भी जो सैटेलाइट है रिसैट नाम के सैटेलाइट, ये भी सुदूर संवेदन उपग्रह है। ठीक है मेरे बच्चों, सुदूर संवेदन उपग्रह है। इसके अलावा अगर आपको हाइसिस नाम का सैटेलाइट दिखे तो ये भी भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह है। इसके अलावा मेरे बच्चों अभी हाल फिलहाल में, ठीक है, अगर आपको ओशन सैट नाम का सैटेलाइट दिखे, ओशन सैट नाम का सैटेलाइट दिखे, तो ये भी भारतीय उपग्रह है जो सुदूर संवेदन उपग्रह है। अभी हाल फिलहाल में भारत ने ईओएस नाम के सैटेलाइट भेजना शुरू किया है, ईओएस, ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट 1, 2, यानी ईओएस 01, ईओएस 02, ईओएस 03, ईओएस 04, इस तरीके के सैटेलाइट भेजना शुरू किया है। तो यह भी सुदूर संवेदन उपग्रह है। तो इसका मतलब कि हमारे भारत जो है वो किस किस नाम से सुदूर संवेदन उपग्रह भेजता है? आईआरएस नाम से, कार्टोसैट नाम से, रिसैट नाम से, हाइसिस नाम से, ओशन सैट नाम से, ईओएस नाम से। तो अगर इस तरीके का कोई भी सैटेलाइट मेरे बच्चों कहीं पर भी लिखा हो, कहीं पर भी आपको दिखे, किताब में दिखे, पेपर में दिखे, न्यूज़पेपर में दिखे, आप आंख बंद करके बता दीजिएगा ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, सुदूर संवेदन उपग्रह है। इनका काम क्या होता है? पृथ्वी के ऊपर जाना, पृथ्वी का चित्र लेना, चित्र लेकर हमें पृथ्वी की सतह के बारे में जानकारी देना, पृथ्वी के खनिज पदार्थों के बारे में जानकारी देना, पृथ्वी के कहीं पर अगर आपदाएं आए हो तो उनके बारे में जानकारी देना, इसके अलावा पृथ्वी के समुद्र के बारे में जानकारी देना। यह सब काम किसका होता है मेरे बच्चों? सुदूर संवेदन उपग्रह। और भारत में सुदूर संवेदन उपग्रह प्रणाली के अंतर्गत ये सारे के सारे उपग्रह आते हैं। तो होप मेरे बच्चों सुदूर संवेदन उपग्रह क्या होते हैं, क्या काम करते हैं और ये भारत में किस किस नाम से जाने जाते हैं, पूरी तरीके से स्पष्ट तौर पे मैंने आपको बता दिया। मुझे लगता है 101% आप सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर है मेरे बच्चों? बिल्कुल समझ में आ गया? हाँ, मुंबई में जो भयानक तूफान आए इसका भी जो चित्र आएंगे वो भी इसी सुदूर संवेदन उपग्रह प्रणाली के द्वारा आएंगे। आ गई बात समझ में? ठीक है, चलिए जल्दी नोट कर लीजिए मेरे बच्चों। जल्दी नोट कर लीजिए। बिल्कुल क्लियर है मेरे बच्चों? बिल्कुल 100%। तो ये तीसरे टाइप का उपग्रह मैंने बता दिया कि भारत में ये तीसरे टाइप के उपग्रह किस किस नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें हम सुदूर संवेदन उपग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, शानदार, जबरदस्त, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ओवरऑल सुदूर संवेदन उपग्रह भी आपको क्लियर हो गया। अब चौथे नाम, चौथे तरीके का भी सैटेलाइट होता है। हाँ होता है सर, और भी तरीके का। चौथे नंबर का जो सैटेलाइट होता है उसे हम लोग बोलते हैं नेविगेशन सैटेलाइट। क्या बोलते हैं बच्चों? नेविगेशन उपग्रह, नेविगेशन उपग्रह। क्या बोला जाता है? नेविगेशन उपग्रह। अब सर ये नेविगेशन उपग्रह क्या होता है? सीधी सी बात है मेरे बच्चों, आप लोगों ने फोन यूज किया है, ठीक है, फोन यूज किया है। अब ये जो फोन यूज करते हैं मेरे बच्चे, तो इस फोन में आपने जीपीएस सिस्टम यूज किया है? बिल्कुल किया होगा, कोई डाउट नहीं है। तो अगर आप कहीं से कहीं पर जाने के लिए जो रास्ता बताने वाले उपग्रह होते हैं, यानी आप यहां पर जैसे अपने फोन को ऑन करते हैं मेरे बच्चे,
ठीक है। तो जैसे आप फोन को ऑन करते हैं वैसे ही फोन से रेडियो सिग्नल निकलते हैं, उपग्रहों तक जाते हैं, फिर वो फोन पर वापस आते हैं और इस तरीके से आपको बताते हैं आप धरती के किस कोने में मौजूद हो। आपको कहीं पर जाना है, मान लीजिए कि यहां पर जाना है, तो ये आपको रास्ता बता देते हैं किस किस रास्ते से आप जाकर वहां पर पहुंच सकते हो। तो मतलब हमारे हवाई जहाजों को हमारे पानी के जहाजों को, हमारे रेल को, हमें, हमारी गाड़ी को, इन सबको जो रास्ता दिखाते हैं, जो अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करते हैं, ऐसे उपग्रहों को मेरे बच्चों क्या बोला जाता है? नेविगेशन उपग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे बच्चों? नेविगेशन उपग्रह कहा जाता है। तो नेविगेशन उपग्रह क्या होते हैं? जो हमें रास्ता बताते हैं, जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाते हैं, जो हमारी गाड़ियां इन्हीं की मदद से चलती हैं, हवाई जहाज इन्हीं की मदद से चलते हैं, पानी के जहाज चलते हैं, हमारे रॉकेट इनकी मदद से चलते हैं, मिसाइल इन्हीं की मदद से चलती हैं। तो ये सब हमें रास्ता बताते हैं, ये वाला जो सिस्टम होता है। ये तो समझ ही गए होंगे। तो क्या सर भारत का ये जो जीपीएस यूज करते हो ना, जिसको जीपीएस बोलते हो, ये जीपीएस अमेरिका का है, ये नासा का है, अमेरिका का है, ये हमारा नहीं है जो हम लोग फोन में यूज करते हैं। तो जीपीएस सैटेलाइट की मदद से हम रास्ता ढूंढते हैं, वो हमारा नहीं है। हम अभी तक भारत के पास नहीं था नेविगेशन उपग्रह, भारत के पास अपना नेविगेशन उपग्रह मेरे बच्चों नहीं था। तो हमने किसका यूज करते थे? हम अमेरिका का यूज करते थे। लेकिन अब आपको गर्व होना चाहिए कि भारत ने अपना नेविगेशन उपग्रह की जो प्रणाली है उसे बना ली है, और उसको बनाकर कुछ वर्षों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर हम अपना नेविगेशन उपग्रह यूज करना शुरू कर देंगे। तो भारत का अपना नेविगेशन उपग्रह, जिसकी मदद से हमारे जहाज, हमारे पानी के जहाज, हमारी रेलगाड़ियां सब चल सकेंगी, ठीक है, ऐसे नेविगेशन उपग्रह भारत के जो हैं उनका नाम है इरनस। क्या नाम है मेरे बच्चों? इरनस। ठीक है। तो अगर आपको इरनस, ठीक है, 1A दिखाई पड़े, 1B दिखाई पड़े, 1C दिखाई पड़े, या ऐसे ही और भी 1D, 1E, 1FG, 1H अगर दिखाई पड़े, तो इरनस, अब आप कहेंगे सर इरनस का फुल फॉर्म क्या है, क्या है? ये सब हम लोग डिटेल में, इरनस में डिटेल में समझेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, आपकी मुलाकात करवा रहा हूं, आपकी दोस्ती करवा रहा हूं, कि आप जब इरनस बोला जाए तो समझ में आ जाए क्या है ये। ठीक है। बाकी इसको डिटेल में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। मैंने बताया है डिटेल में, खूब अच्छे से पढ़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। बस मुझे एक समय पर आने दो कि हर चीज को समय के साथ मैं बताऊंगा। ठीक है। पहले बता दूंगा सारा मजा खत्म हो जाएगा, जब जरूरत नहीं होगी तब बता दूंगा तो सारे बच्चे भटक जाएंगे। तो इसलिए हर चीज को सही समय पर बताऊंगा। तो इरनस को डिटेल में समझेंगे, लेकिन बस अभी आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, सिर्फ आपकी पहचान करा रहा हूं। तो इरनस नाम का कोई सैटेलाइट आप देखिए तो समझ जाइए कि यह भारतीय, ठीक है, भारतीय नेविगेशन उपग्रह है। कैसा है मेरे बच्चों? ये भारतीय नेविगेशन उपग्रह है। नेविगेशन उपग्रह क्या होता है मेरे बच्चों? कहीं भी पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा। भारतीय नेविगेशन उपग्रह क्या काम करते हैं? ये हमें रास्ता दिखाते हैं, हमारे जहाजों को, पानी के जहाजों को, मिसाइल को, इनको रास्ता दिखाने का काम करते हैं, जैसा कि जीपीएस करता है। तो जीपीएस अमेरिका का है, हम किसका यूज करने जा रहे हैं फ्यूचर में? इरनस का। तो इरनस नाम का कोई सैटेलाइट आपको दिखे तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि भारतीय नेविगेशन उपग्रह है मेरे बच्चों, जो हमें रास्ता फ्यूचर में दिखाएंगे। ठीक है। तो यह बात आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए। ठीक है। तो मुझे लगता है सबको यह बात स्पष्ट हो चुकी होगी। ठीक है, बिल्कुल बात क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है। नहीं भाई, पीडीएफ भी तुम्हें मिल जाएगा, लाइव भी तुम नोट करते रहो। ठीक है, सब कुछ मिलेगा, परेशान मत हो, हर चीज मिलेगी। तो क्लियर है मेरे बच्चों, नेविगेशन सैटेलाइट क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, और भारतीय नेविगेशन सैटेलाइट का नाम क्या है? बिल्कुल क्लियर है मेरे बच्चों। ठीक है, बिल्कुल क्लियर मेरे बच्चे। भाई अपना, सीधी सी बात है, अपना कलेजा, अपनी जान टीचर निकाल के आपके सामने रख दे रहा है, और ऐसे सभी टीचर बेचारे मेहनत करेंगे। ठीक है। अब आप जो हैं उसको ग्रैस्प कीजिए, दिमाग लगाइए, मेहनत करने को तैयार होइए, कोई कामयाबी से रोक नहीं सकता है। ठीक है। अब लगातार जो आप देख रहे होंगे, हम लोग लगातार आपके ऊपर मेहनत करते हैं, हर तरीके से करते हैं, एक एक चीज को बिल्कुल एबीसीडी की तरह से बता रहे हैं। अब इससे ज्यादा स्पष्ट तरीके से कहीं और आपको नहीं बताया जा सकता, बिल्कुल एबीसीडी की तरह। भैया हमें रास्ता दिखाते हैं,
क्या है, क्या कहलाता है, नेविगेशन। किस नाम से जाना जाता है, इरनस के नाम से भारत में जाना जाता है। आ रही बात समझ मेरे बच्चे? तो हर चीज को, ठीक है। चलिए अब देखो मेरे बच्चे, अगर ये नोट हो गया तो लास्ट में एक चीज और बता देता हूं मेरे बच्चे, ठीक है, और बता देता हूं, और वो है आपका एक उपग्रह होते हैं, ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चों, जो पृथ्वी का चक्कर तो लगाते हैं, ठीक है, पृथ्वी का चक्कर तो लगाते हैं मेरे बच्चों, लेकिन ये पृथ्वी की जानकारी नहीं देते। ध्यान से देखिएगा, पृथ्वी का चक्कर तो लगाते हैं लेकिन पृथ्वी की जानकारी नहीं देते, बल्कि इनकी नजर होती है हमारे तारों पर, ठीक है, तारों पर, हमारे जो है हमारे जो ग्रहों पर, ठीक है, तारों पर, ग्रहों पर, हमारे सुना होगा आप लोगों ने ब्लैक होल, ठीक है, ब्लैक होल के बारे में, ठीक है। इसके अलावा जो है वो हमारे अंतरिक्ष के जो अनसुलझे रहस्य हैं, अंतरिक्ष के रहस्यों के बारे में, ठीक है। तो कुछ हमारे ऐसे उपग्रह भी होते हैं मेरे बच्चों जो तारों की जानकारी देते हैं, ग्रहों की जानकारी देते हैं, ब्लैक होल की जानकारी देते हैं। अब ये क्या होता है सब आगे बात डिस्कस होगी। अंतरिक्ष के रहस्यों के बारे में जानकारी देते हैं। पृथ्वी का ध्यान दीजिए, पृथ्वी का चक्कर लगाएंगे, पृथ्वी का चक्कर लगाएंगे, लेकिन इनकी नजर पृथ्वी पर नहीं रहती, तारों पर रहती है, ग्रहों पर रहती है, ब्लैक होल पर रहती है, अंतरिक्ष के रहस्यों पर रहती है। तो ऐसे उपग्रह जो कहलाते हैं मेरे बच्चों, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट बोलते हैं, या अंतरिक्षीय उपग्रह के नाम से, ठीक है, जाने जाते हैं। अंतरिक्षीय उपग्रह कहा जाता है, अंतरिक्षीय उपग्रह कहा जाता है, या उन्हें एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट के नाम से जाना जाता है। एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट या अंतरिक्षीय उपग्रहों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अंतरिक्षीय उपग्रह, एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट किसे कहते हैं मेरे बच्चों, जो पृथ्वी का चक्कर तो लगाते हैं। ध्यान से समझिएगा, नहीं समझ में आया तो बेकार है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, पृथ्वी की चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इनकी नजर किस पर है, तारे कैसे बन रहे हैं, ग्रह कैसे बन रहे हैं, नक्षत्र कैसे बन रहे हैं, ब्लैक होल क्या होता है, अंतरिक्ष के और रहस्य क्या है, अंतरिक्ष कैसे बना, क्यों बना, किस तरह से बना, उनकी जानकारी, पूरे अंतरिक्ष के रहस्यों के बारे में जानकारी देते हैं। आ रही बात समझ में? तो ऐसे उपग्रहों को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतरिक्षीय उपग्रह बोलते हैं मेरे बच्चों। और भारत में अंतरिक्षीय उपग्रह, अगर भारतीय उपग्रहों की बात की जाए तो भारतीय उपग्रहों की मेरे बच्चों बात की जाए तो भारतीय उपग्रहों में कौन से अंतरिक्षीय उपग्रह हैं, तो दो ही हैं, सिर्फ दो ही हैं, ठीक है। पहला जो है उसका नाम है एस्ट्रोसैट। क्या नाम है मेरे बच्चों, एस्ट्रोसैट। क्या नाम है, एस्ट्रोसैट, ठीक है। एस्ट्रोसैट नाम का सैटेलाइट है जो भारत का अंतरिक्षीय उपग्रह है, और अभी इसी 2024 में हमने एक लॉन्च किया है, उसका नाम है एक्सपोसैट। क्या नाम है मेरे बच्चों, एक्सपोसैट नाम है। क्या नाम है, एक्सपोसैट। तो एक्सपोसैट, ठीक है, एक्सपोसैट और साथ ही साथ एस्ट्रोसैट, ये दो उपग्रह हैं जो भारत के अंतरिक्षीय उपग्रह हैं, एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट हैं, जो तारों, ग्रहों, ब्लैक होल, अंतरिक्ष के रहस्यों की जानकारी हमें प्रोवाइड करते हैं। आ रही मेरे बच्चों? तो आपको ये 5 कैटेगरी में मैंने सारे उपग्रह बता दिए। अगर मेरे बच्चे सुन ध्यान से देखिएगा, अगर आपको कहा जाए जीसैट 1-2 लॉन्च हुआ है, जीसैट 19 लॉन्च हुआ है, तो अब आपको आपको घबराएंगे नहीं। जैसे जीसैट 19 आपके मान न्यूज़पेपर, कल आपने सुबह पेपर खोला और जैसे न्यूज़पेपर आपने खोला वैसे ही न्यूज़पेपर के अंदर, ठीक है, न्यूज़पेपर के अंदर लिखा हुआ है कि जीसैट 19 भेजा गया। तुरंत आप दिमाग लगा लें, जीसैट सर ने बताया था टेलीकम्युनिकेशन, दूरसंचार उपग्रह, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। अगर पूछा गया कि अभी इसी जनवरी में 2024 में एक्सपोसैट लॉन्च हुआ था, तुरंत आप समझ जाएंगे अरे एक्सपोसैट सर ने बताया था अंतरिक्षीय उपग्रह है, ठीक है। अगर कहा गया इरनस ये लॉन्च किया गया तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये क्या है, नेविगेशन सैटेलाइट है। तो अब सैकड़ों उपग्रह भारत ने भेजे, लेकिन सब कौन कौन सी कैटेगरी में किस किस नाम से आते हैं मैंने आपको कैटेगराइज कर दिया। मुझे लगता है कि इससे आप लोगों को हर एक उपग्रह की कैटेगरी आपको पता चल गई, आपको जो है सबकी विशेषताएं पता चल गई, कैसे काम करते हैं वो बातें पता चल गई, और सारे भारतीय उपग्रहों को मैंने क्या कर दिया कि उसको वर्गीकृत कर दिया, ठीक है मेरे बच्चों। अब आप यहां से कुछ लोग पूछ रहे हैं सर नाविक क्या है। एक्चुअली जो इरनस है ना, इसी का दूसरा नाम नाविक है, लेकिन नाविक सिस्टम का नाम है, उपग्रहों का नाम नहीं है। उपग्रहों का, नाविक के उपग्रहों का नाम इरनस ही है। तो नाविक, या फिर आप ये समझ सकते हैं इरनस नाविक सेम ही है, लेकिन जो उपग्रह जिस नाम से भेजे गए हैं वो इरनस है, ठीक है मेरे बच्चे। तो ये बात समझ लीजिएगा। इसके अलावा अभी इरनस के
अलावा एक और उपग्रह शुरू किया है इन्होंने, एनवीएस नाम का। एनवीएस, तो एनवीएस अगर एनवीएस 1, एनवीएस 2, एनवीएस 3 भी आपको दिखे तो ये भी नेविगेशन उपग्रह की कैटेगरी में आएगा। तो इरनस और एनवीएस नाम के जो सैटेलाइट आपको दिखेंगे ये सारे के सारे नेविगेशन सैटेलाइट हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये सारी की सारी चीजें। तो ओवरऑल मेरे बच्चों मैंने आपको शुरू में क्या बताया, यहां पर क्या बताया, मैंने बताया कि उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक होता है, कृत्रिम। कृत्रिम उपग्रह हम अपने काम के हिसाब से बनाते हैं। अगर वो हमें दूरसंचार उपग्रह ऐसी दूरसंचार सुविधाएं दे रहा है, टीवी, रेडियो, मोबाइल, इंटरनेट चल रहे हैं उसकी मदद से, तो ऐसे उपग्रह दूरसंचार उपग्रह कहलाएंगे। भारत में इनसेट नाम के, जीसैट नाम के, सीएमएस नाम के जो सैटेलाइट हैं वो सब दूरसंचार उपग्रह हैं। फिर उसके बाद दूसरा मैंने कहा कि मौसम की जानकारी देने वाले जो उपग्रह होते हैं मौसमी उपग्रह होते हैं। कल्पना नाम के इनसेट 3D, 4D, 3DS नाम के जो सैटेलाइट होते हैं वो मौसमी उपग्रह है मेरे बच्चों। तीसरा जो सैटेलाइट मैंने बताया कि पृथ्वी की सतह, समुद्र, समुद्र के नीचे, खनिज भंडार, आपदा की जानकारी कौन देते हैं? सुदूर संवेदन उपग्रह देते हैं। भारत में IRS, कार्टोसैट, रीसेट, हाइसिस, ओशन सैट, यूएस नाम के सैटेलाइट, ये सब क्या है? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हैं, सुदूर संवेदन उपग्रह हैं। चौथा मैंने आपको क्या बताया? चौथा मैंने बताया कि अगर आपको रास्ता दिखाएं तो ऐसे सैटेलाइट नेविगेशन उपग्रह कहलाते हैं। भारत में इरनस नाम के सैटेलाइट और एनवीएस नाम के जो सैटेलाइट होते हैं वो सब क्या है? आपके नेविगेशन सैटेलाइट है। लास्ट में मैंने बताया कि पृथ्वी का चक्कर तो लगाते हैं कुछ उपग्रह, लेकिन जानकारी वो तारों, ग्रहों, ब्लैक होल, अंतरिक्ष रहस्यों के बारे में देते हैं, तो ऐसे सैटेलाइट अंतरिक्ष उपग्रह हैं। एस्ट्रोसैट, एक्सपोसैट नाम के उपग्रह जो है वो अंतरिक्षीय उपग्रहों की कैटेगरी में आते हैं। तो मेरे बच्चों मुझे लगता है कि भारत में जितने भी उपग्रह हैं सबको मैंने कैटेगराइज करके आपको डिटेल में डिस्कस कर दिया। मुझे लगता है सबको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भारत उपग्रह किस टाइप के होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं, भारत में उन उपग्रहों को किस किस नाम से जाना जाता है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बताइए बच्चों, जल्दी बताइए, मेरी क्या मेहनत सुलभ, मेरी जो मेहनत है वो क्या रंग लाएगी? क्या आपको मजा आ रहा है? क्या आपने एंजॉय किया? क्या आप वाकई में इसको सीखकर यूपीएससी निकालेंगे? बताइए जल्दी। एनवीएस एलवी नहीं होता है, जो होता है वो मैं बताऊंगा। अभिलाषा, अपनी मर्जी से कोई रॉकेट मत बना लो, ठीक है? मैं बताऊंगा, ये कंफ्यूज ना खुद हो ना किसी को करोगे, ठीक है? वो पीएसएलवी होता है। मजा आया मेरे बच्चों? अगर इंसान को मजा आ रहा है तो वो बहुत जल्दी सीखेगा। किसी काम में मजा आ रहा है, अगर वो एंजॉय कर रहा है तो उस काम को बहुत आसानी से सीख लेगा, आसानी से समझ लेगा और शानदार तरीके से चीजें, और शानदार अगर वो समझ रहा है तब सब कुछ आ ही जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो चलिए मेरे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे कल इसके, अभी तो मैंने आपको समझ लीजिए बेस तैयार किया, सिर्फ बिल्कुल इंट्रोडक्शन करवाया, ठीक है? बात समझ में? ऐसे हाथ मिलवा दिया है, ठीक है? अब इसको आगे और हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच साक्षी, कंचन, एवरीवन, जितने लोग मजे ले रहे हैं, पूरी तरीके से उनको मजा आ रहा है, ठीक है? तो अभी मैंने आपको मेरे बच्चों सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करवाया है, सिर्फ आपका उनको अवगत करवाया है, ठीक है? सारी चीजें, ठीक है? बहुत बढ़िया रविता, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोग इसी तरह से प्यार बनाए रहेंगे, मैं अपना सब कुछ आपके लिए झोंक दूंगा, सब कुछ लगा दूंगा, सही बता रहा हूं। आप लोग पढ़िए तो एक से एक चीजें आपको पता चलेंगी, आनंद आ जाएगा आपको, ठीक है? तो इसी तरह से आप पढ़ते रहिए मेरे बच्चों। कल इस अभी तो आज हम लोगों ने सिर्फ इंट्रोडक्शन किया है, सिर्फ हाथ मिलाया है, सिर्फ चीजों को पहचाना है, संस्थाएं कैसी होती हैं, कैसे करती हैं, दुनिया में कैसी हैं, यहां पर कैसी हैं, प्राइवेट संस्थाएं क्या हैं, ये सारी की सारी चीजें मैंने आज आपको बताई हैं, ठीक है? उपग्रहों के बारे में बताया, कल हम लोग इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है? तो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, गुड नाइट। खूब सारा इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा जल्दी से, जो नोट्स आपने तैयार किया है। बाकी जो है वो प्रिंटेड भी, वो पीडीएफ फॉर्मेट में भी आपको सारी चीजें मिल जाएगी मेरे बच्चों। क्लास के बाद सिर्फ एक बार आप सोने से पहले एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। प्रिंट जो आपका पीडीएफ है उसमें भी जो है वो
आपको सारी चीजें मिल जाएंगी कुछ घंटे के अंदर, और ये टॉपिक भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो हाँ, कल इतिहास का क्लास चलेगा, जो आज क्लास नहीं हो पाया आपका हिस्ट्री का मेरे बच्चों। ठीक है, वो कल होगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, आप लोग मेहनत कीजिए। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत शानदार हैं, आप लोग बहुत अच्छा करने वाले हैं। ठीक है, बस ये सोचते रहिए, पॉजिटिव सोचते रहिए, बी पॉजिटिव, गुड डाइट, खाना पीना खाइए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।